बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी कैट का यूनिट नंबर जो सेकंड ईयर का है वो 3 है और एमडी कैट के लिहाज से यूनिट नंबर 8 बनता है जो हम स्टडी करने जा रहे हैं बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? हम बचपन से इसकी डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर बच्चों हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट को स्टडी करते हैं। इसको स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लोग करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं, या हम ये भी कहते हैं कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लोग स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्जेस, प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्जेस। जो चार्जेस जब मूव करते हैं तो मूविंग चार्जेस के गिर्द हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैग्नेटिज्म का ओरिजिन ही मूविंग चार्ज है। मूविंग चार्जेस से मुराद करंट। तो जब भी किसी कंडक्टर या किसी भी वायर में से करंट गुजरता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी फिजिक्स की जिस ब्रांच में हम करते हैं बच्चों, हम उसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सबसे पहले जो ओयरस्टेड था, ओयरस्टेड डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर्स। करंट कैरिंग कंडक्टर्स के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होती है। इसको सबसे पहले इस बंदे ने डिस्कवर किया था, उसका नाम था ओयरस्टेड। क्या नाम था बच्चों? ओयरस्टेड डिस्कवर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ओयरस्टेड डिस्कवर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। सबसे पहले इसने बताया था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर से जब करंट पास करता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो ये बात सबसे पहले किसने की? आपके खूबसूरत ब्यूटीफुल हैंडसम अंकल, जिनका नाम क्या था? हॉन्स क्रिश्चियन ऑयरस्टेड। ठीक है बच्चों, ये तो हो गई वो पुरानी सी बातें जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे थे, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ना। अच्छा, ले जी, याद रखिएगा बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड, जब हम किसी करंट कैरिंग वायर में से करंट गुजारते हैं, जब हम किसी वायर में से क्या करते हैं? करंट गुजारते हैं, तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। इस तरह से हमारे पास इस चैप्टर का पहला टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर। ये करंट कैरिंग कंडक्टर में से जब करंट गुजरता है उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अच्छा, इसको भी ना, इस टॉपिक को भी पढ़ने से पहले कुछ ना हिस्ट्री है थोड़ी सी, मतलब कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आप लोगों को वैसे ही बोल देता हूँ, ठीक है, जो आप लोगों के शायद काम भी आ जाए। कि जो स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है वो बेसिकली एसोसिएट करती है इलेक्ट्रिसिटी और उससे रिलेटेड लॉज से। ठीक है, तो आयरन और मैग्नेटाइट Fe3O4 के बच्चों 600 BC में मैग्नीशिया से डिस्कवर्ड किया गया था। ठीक है, तो और जो ये और मैग्नेट वाज नेम्ड लोड स्टोन, मीनिंग लीडिंग स्टोन हैविंग डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। यानी ये जो मैग्नेट की सबसे पहले जो मैग्नेट की डिस्कवरी हुई थी ना, उस मैग्नेट की डिस्कवरी के बारे में वो जो और बताता है, ठीक है, उसका नाम है आयरन और मैग्नेटाइट Fe3O4। बस ये आप एमसीक्यू के लिहाज से याद रख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एक आयरन की और है मैग्नेटाइट Fe3O4। ये बच्चों डिस्कवर हुई थी, ठीक है जी, मैग्नीशिया से इसको डिस्कवर किया गया था। और इसको और जो ये बेसिकली मैग्नेट की डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, आपको पता है मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो सबसे पहले इस मटेरियल के बेस के ऊपर जो है ना वो, तो इसकी बाकी लंबी कहानी है, मगर बस ये एक नाम मैंने किसी जगह पे पढ़ा था एमसीक्यू के हवाले से, मैंने कहा चलिए आपको बता दें। और मैग्नेटिक फील्ड का जो ओरिजिन है वो क्या है? ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म, ये आप पढ़ते आ रहे हैं बचपन से।
origin of magnetism is moving charge. मूविंग चार्ज जो होता है हमेशा बच्चों वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। तो लें जी, खैर ये शुरू में कुछ बातें हैं, ये हमने पढ़ तो दी हैं, अब इसको बस हम अब आगे स्टडी करते हैं ज़रा कि किसी भी कंडक्टर में से जब करंट गुजरता है तो उसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है बच्चों, उस मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे मालूम करते हैं। याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है, मैग्नेटिक फील्ड इज सेटअप इन द रीजन सराउंडिंग अ करंट कैरिंग वायर। ठीक हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के अंदर सेटअप हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द कंडक्टर। अच्छा, ये एक बड़ी जो है ना थोड़ी सी कह लें कि ये एक चीज़ है। देखें, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक करंट है जो कि इस वायर में से फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन। अभी आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट पास करता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होती है। वो हमने स्टैंड के ऊपर एक मैग्नेटिक कंपस वो जो है ना क्या नाम है, आयरन के छोटे छोटे पीसीज रख दिए थे। फिर उन आयरन के पीसीज के ऊपर वहाँ पे हमने देखा जब वायर में से करंट गुजारा तो उन्होंने सर्कल में रोटेट करना शुरू कर दिया। वो फलां 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 तो हमें पता चला वहाँ से कि उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होती है अब वायर के गिर्द। ठीक है, ये सारी वो बातें जो हम लोगों ने पढ़ ली हुई हैं। ठीक है। अच्छा, याद रखें कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड को हम राइट हैंड रूल की मदद से निकालते हैं। इसकी मदद से तो बच्चों अब एमसीक्यू शुरू होने लगे, इसके बड़े इंटरेस्टिंग से ध्यान से सुनते जाना, बातें बड़ी काम की हैं। अब जब भी किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट गुजर रहा है और आपने राइट हैंड रूल लगाना है और आपने क्या काम करना है, ये देखें, ये है आपका राइट हैंड। आपने उस करंट कैरिंग कंडक्टर में जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है अपने अंगूठे को उस डायरेक्शन में कर लेना है। आपका जो थंब है वो उस डायरेक्शन में होगा और आपकी जो उंगलियां हैं उनको आपने रोटेट कर लेना है, ये उंगलियों को रोटेट कर लेना है। तो ये उंगलियों की जो रोटेशन होगी ना, ये उंगलियों की रोटेशन आपको मैग्नेटिक फील्ड बताएगी। इस वक्त आप देखें करंट ऊपर को गुजर है तो उंगलियों की डायरेक्शन इधर को है, तो देखें ये एरो भी इधर को है इस तरीके से। तो हम देख रहे हैं कि ये जब थंब ऊपर को है तो मैग्नेटिक फील्ड की ये जो डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज बन रही है। इसी तरह जब थंब नीचे को होगा तो यही फिंगर्स की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगी। यानी यहां से रिजल्ट निकाला, जब हमारा थंब आउट ऑफ द पेज आ रहा है तो बच्चों उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज, और जब करंट इनटू जा रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? क्लॉकवाइज। ये राइट हैंड रूल से हमें ये दो कन्वेंशन याद होने चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हम इसको शॉर्टकट के नाम से याद रखते हैं, ओ ए आई सी के नाम से। ओ से मुराद आउट, ए से मुराद एंटी क्लॉकवाइज। जब करंट आउट होगा मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगी, जब करंट इनटू होगा मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज होगी। तो ये वो बात है बच्चों जो कि आप लोगों को राइट हैंड रूल के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, अब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड बच्चों याद रखिएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक तो सर्कुलर होती हैं, ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में ये होती है, और इनकी जो डायरेक्शन होती है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ये बच्चों इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स होती हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होती हैं। और इन मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है बच्चों ये डिपेंड करती है किसके ऊपर? डिपेंड्स अपॉन करंट डायरेक्शन। ये करंट की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, करंट की डायरेक्शन के ऊपर बच्चों ये डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड। तीसरी बात बच्चों यहाँ पे याद रखें, हम इसके अलावा डिस्टेंस, यही मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन, यानी कि इसकी डायरेक्शन तो करंट की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, इसके अलावा इस मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होती है बच्चों वो भी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो करंट कैरिंग कंडक्टर से डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां से अगर मैं आप लोगों से कहूं कि दो बातें बन गई, इसका मतलब है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो करंट है, वो जितना मैग्नेटिक फील्ड करंट बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी बढ़ती जाएगी। ग्राफ की बूथी जो है वो क्या रहेगी बच्चों? वो स्ट्रेट लाइन रहेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन होता है। जबकि अगर मैं यहाँ पे एक और ग्राफ बनाता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। तो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड की जो शेप होगी ये हाइपरबोला जैसी होगी। ये डिस्टेंस के मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाती है डिस्टेंस के बढ़ने से। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बच्चों ये है कि ये जो आर है, ये आर है डिस्टेंस। ये आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर। ये करंट कैरिंग कंडक्टर से कितना डिस्टेंस है ये उस डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। और ये जो आई है बच्चों ये किसको शो करता है? डायरेक्शन ऑफ द
सॉरी करंट की मैग्नीट्यूड। और ये जो फार्मूला है बेसिकली, ये फार्मूला एम्पियर्स लॉ से डिराइव हुआ। किससे डिराइव हुआ है? अगर हम इन दोनों को मिला दें मैग्नेटिक फील्ड्स को, तो हमारे पास फार्मूला बनता है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो हम कहते हैं बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू आर। ये फार्मूला बनता है। और ये फार्मूले को बच्चों हम एम्पियर्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पियर्स लॉ भी बोलते हैं। तो अब ये जो म्यू नोड है यहाँ पर, याद रखें बच्चों, इस म्यू नोड की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर पर मीटर होती है। अब इसके यूनिट्स ये कैसे निकले हुए हैं, ये वेबर क्या चीज़ है, ये भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स का टॉपिक थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसमें फिर हम इसके मजीद यूनिट्स को भी डिराइव करेंगे। ठीक है, तो वेबर पर एम्पेयर पर मीटर, इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। का नाम बच्चों क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चों एप्सिलॉन नोट था, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड में परमिएबिलिटी होती है। परमिशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कोई भी, अब जिस तरह ये फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस अपने अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को गुजरने की परमिशन देती है, ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं, अक्सर बच्चे समझते हैं कि यार ये जो आर है, ठीक है, अब देखें मेरी बात जरा गौर से सुनना। मैं कहता हूँ एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, यही करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें से जो करंट गुजर रहा था वो 2 एम्पेयर का गुजर रहा था और इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला थी। अच्छा, मैंने क्या काम कर दिया, मैंने इस कंडक्टर में से फ्लो करने वाला करंट डबल कर दिया, करंट को क्या कर दिया? डबल कर दिया। और इस वायर का रेडियस भी क्या कर दिया? डबल कर दिया। तो कहता है बताएं अब इस वायर के गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड अब प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी? करंट को मैंने डबल कर दिया है और वायर का रेडियस भी डबल कर दिया है, इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी? ठीक, कोई बच्चा बताएगा? करंट को डबल कर दिया, वायर में से गुजरने वाला करंट भी डबल कर दिया और वायर का रेडियस भी डबल कर दिया, रेडियस भी डबल कर दिया। बताओ जी। मैसेज पे नहीं बताना आपने, यहाँ पे वैसे बताना। सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी बच्चे? वजह? हाँ जी, अब मैं आपको, अब मेरे पुत्र गौर से सुनना, अब मैं आपको बताता हूँ। देखें यहाँ पे बच्चे यही गड़बड़ करते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि बच्चों ये आर जो है ये डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर होता है। दिस आर इज डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, दिस आर इज नॉट रेडियस ऑफ द कंडक्टर, दैट इज नॉट रेडियस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का रेडियस नहीं, आप जरा इस बात को समझ लीजिएगा। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से कितने डिस्टेंस के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड मालूम करने जा रहे हैं, ये किसी भी पॉइंट के गिर्द कितना, उस यानी कि उस करंट कैरिंग वायर से वो डिस्टेंस कितना है जिसके जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड मालूम करने जा रहे हैं, ये वो डिस्टेंस होता है। ठीक हो गया? अच्छा, अब वायर का मैं रेडियस डबल कर दूं या ट्रिपल कर दूं, ये पॉइंट जहां पे ये तो यहीं पे रहेगा ना। तो रेडियस के डबल या ट्रिपल करने से या हाफ करने से ये पॉइंट तो दूर ना हुआ, क्योंकि जो वायर है उस वायर का सेंटर तो यही रहेगा। अगर वो मोटी भी हो जाएगी वायर, वो मोटी भी हो जाए, उसका सेंटर तो वही रहेगा। तो वायर से लेके ये पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, वायर के रेडियस को बढ़ाने या कम करने से उससे करीब डिस्टेंस के ऊपर तो फर्क नहीं ना पड़ा, डिस्टेंस तो वही है जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड मालूम करने जा रहे हैं। लिहाजा ये मैग्नेटिक फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ द वायर होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ द वायर। अब यही क्वेश्चन अगर आपको पेपर में आया और आप ऐसे गलत कर आते ना, तो लिहाजा आप मेरे बच्चों याद रखो, रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो करंट को डबल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो पहले 1 टेस्ला थी तो अब कितनी हो जाएगी? 2 टेस्ला हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद बच्चों एक और बात आपको बता दें कि जो मैग्नेटिक नीडल होती है, ये तो आपको पता है ना कि मैग्नेटिक नीडल जो है वो रोटेट कर जाती है, जिस डायरेक्शन में वो रोटेट करती है हम कहते हैं वहीं पे वही डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। अच्छा, इसके बाद एक बात और याद रखें, अगर किसी कंडक्टर में से फ्लो करने वाला करंट ही जीरो होगा, इसका मतलब क्या है कि उसका मतलब है कि उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? जीरो। मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के गिर्द उसी वक्त होगी बच्चों जब उसमें से करंट फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक, और बता दिए मैग्नेटिक फील्ड को ट्रेस करने के लिए राइट हैंड रूल के अलावा हम मैग्नेटिक कंपास भी इस्तेमाल करते हैं। और एक और बड़ी यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, किसी जगह पर पढ़े थे, गौर से सुन लें। जब मैग्नेटिक कंपास को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो बच्चों इट एक्सपीरियंसेस ओनली टॉर्क, तो बच्चों उसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट करता है, कपल एक्ट करता है। अच्छा, कहता है when magnetic compass is placed in non uniform magnetic field it experiences both force and torque। अच्छा, ये ना
इसके बारे में कोई इतनी लंबी कहानी में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रख ले कि अगर किसी मैग्नेटिक कंपास को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो बच्चों वो सिर्फ़ और सिर्फ़ टॉर्क उसके ऊपर एक्ट करता है, यानी कि कपल एक्ट करता है 2 फोर्सेज़ का। तो आपको पता है कपल में 2 इक्वल बट ऑपोज़िट फोर्सेज़ होती हैं, तो हम फोर्सेज़ की बजाय टॉर्क को ही डिस्कस करते हैं। मगर जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसके ऊपर फोर्सेज़ और टॉर्क दोनों एक्ट कर रहे होते हैं। ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिख नहीं रहा, बस वैसे ही किसी जगह पे पढ़ी थी, मैंने कहा चलो बच्चों को बता दें कि ये किसी जगह पे पढ़ लें तो हमें परेशान ना हो कि भाई हमको ऑनलाइन क्लास के अंदर नहीं था ये बताया गया, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है ये। अच्छा, अब बच्चों ये जो वैल्यू है ना म्यू नॉट की, इसको अब हम इस फॉर्मूले को सोल्व कैसे किया करेंगे? देखिए, p इज़ इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -7, आई अपनी जगह पे डिवाइडेड बाय 2 पाई r अपनी जगह पे। अब ये पाई पाई से कट गया, तो हम इसका एक शॉर्टकट बना लेते हैं, 2 ज़रब 10 की पावर -7 आई ओवर r। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के गिर्द जब भी मैग्नेटिक फील्ड मालूम करनी हो, करंट और डिस्टेंस की रेशियो को मल्टीप्लाई करवा दें 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 से, बात खत्म। 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 इंटू आई ओवर r, ये एक बच्चों फार्मूला है मैग्नेटिक फील्ड को मालूम करने का किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के गिर्द। अच्छा जी। अब मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होगा वो टेस्ला होगा, वो भी सारी बातें हम करते हैं आगे जाके कि ये टेस्ला क्या चीज़ है, सारी बातें अभी आगे करेंगे। अच्छा जी, इस फार्मूले से अब थोड़ा-सा हम आगे की तरफ भी चलते हैं। देखिए बच्चों, ये एक एमडी कैट के पेपर का एमसीक्यू है, कहता है अ स्ट्रेट कंडक्टर इज कनेक्टेड विद द करंट सोर्स। ये 2017 का गालबन जो है ना एमडी कैट के पेपर का एमसीक्यू है। कहता है एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसको करंट सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया गया और उसमें से करंट फ्लो कर रहा है और ये करंट की डायरेक्शन आपके सामने है। ठीक है जी। कहता है व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इफ व्यूड फ्रॉम द अबव। अगर ऊपर से देखा जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? हाँ जी। बच्चों अब सुने, होगा यहाँ पे क्या देखें, याद रखिएगा जब भी किसी भी कंडक्टर में से, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यार मेरे पास ये एक कंडक्टर है, ठीक है? ये एक कंडक्टर है, ठीक है, इसके अंदर से करंट पास कर रहा है, जरा गौर से सुनिएगा। अगर करंट इस कंडक्टर में से ऊपर को जा रहा हो, पहली बात याद रखिएगा किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के गिर्द हम मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो मालूम करते हैं कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन के लिहाज से। कन्वेंशनल करंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कई जगह पर बच्चों उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक करंट शो किया होता है और बच्चे इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिहाज से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल रहे होते हैं। कन्वेंशनल करंट के लिहाज से हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाला करनी है। अच्छा, मैं आपसे कहता हूँ यार ये करंट जो है ना इसमें ऐसे ऊपर को फ्लो कर रहा है, ठीक है? अगर अब ये करंट ऊपर को फ्लो कर रहा है तो आपको पता है इसके गिर्द ये आउट जा रहा है, ये आउट जा रहा है, ये हम कहाँ से देखेंगे? जब हम इसको ऊपर के, ये ऊपर से देखेंगे, जब हम ऊपर से देख रहे हैं इसको, तो ऊपर से ये किधर को जा रहा है? ऐसे बाहर को जा रहा है ना। तो ऊपर से अगर ये हमें बाहर को नजर आ रहा है तो आउट का मतलब है करंट अगर आउट है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है? यानी कि अगर एक कंडक्टर में वर्टिकली करंट ऊपर को जा रहा हो तो बताएं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो बच्चों हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमें एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा, मगर अगर हम इसी कंडक्टर को नीचे वाली साइड से देखेंगे तो नीचे वाली साइड से ये करंट जो है इनटू जा रहा है, तो नीचे वाली साइड से करंट इनटू होने की वजह से हमें ये क्या नजर आएगा? अगर ऊपर वाली साइड से हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा तो नीचे वाली साइड से हमें क्लॉकवाइज दिखाई देगा। पेपर में एक मरतबा यही एमसीक्यू वैसे भी आ गया था कि अ करंट इज फ्लोइंग इन अ स्ट्रेट कंडक्टर वर्टिकली अपवर्ड। ये डायग्राम नहीं थी बनी हुई। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन सीन बिलो द कंडक्टर। तो बच्चों कंडक्टर की बिलो साइड से हमें वो क्या नजर आई? क्लॉकवाइज। और कंडक्टर की अबव साइड से हमें वो क्या नजर आई? एंटी क्लॉकवाइज नजर आई। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी तरह इसमें अब देखें, जब ये करंट ऐसे नीचे को जा रहा है तो इनटू से मुराद होता है क्लॉकवाइज। तो अगर हम ऊपर से देखें तो ऊपर से देखेंगे बच्चों तो हमें ऊपर के लिहाज से ये क्या नजर आएगा? ये तो क्लॉकवाइज नजर आएगी। और जब हम नीचे से देखेंगे तो नीचे के लिहाज से बच्चों हमें ये क्या नजर आएगा? तो नीचे के लिहाज से देखें, अगर ऊपर से हम देख रहे हैं तो ऊपर से ये करंट इनटू द जा रहा है, तो इनटू जा रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज होगी। तो ये व्यूड फ्रॉम अबव है, अबव साइड से देखेंगे तो क्लॉकवाइज, बिलो साइड से जब हम देखेंगे तो वही रिजल्ट हमें क्या नजर आएगा? एंटी क्लॉकवाइज नजर आ जाएगा। क्या नजर आ जाएगा? एंटी क्लॉक। तो हमारे इस एमसीक्यू का आंसर फिर क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो आपने बस क्या काम करना है, करंट की डायरेक्शन को देख लेना, उसके लिहाज से आप बात कर लें। अच्छा, अब क्वेश्चन के अंदर क्योंकि बच्चों यहाँ पे उसने बिलो नहीं लिखा बल्कि उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने क्या लिख दिया है? अबव।
तो जब अबव का लफ्ज बोल दिया तो अबव के लिहाज से ये बी नहीं आंसर होगा, अबव के लिहाज से तो क्लॉकवाइज, तो इसका आंसर ए बन जाए। ले जी, इसी तरह बच्चों एक क्वेश्चन और है। अब यही क्वेश्चन एक मरतबा ना डायग्राम ऐसे पेपर में बनी हुई आ गई थी और एमडी कैट के पेपर में ही, और उन्होंने ना करंट की डायरेक्शन जो है ना वो ये शो कर दी थी जानबूझ के, ये वाली करंट की डायरेक्शन ऐसी ये बैटरी मतलब लगी हुई है, ये एरो ये वाला नहीं था उस वक्त, ये एरो नहीं था, करंट ऐसे शो कर दिया। अब बच्चे फौरी के अच्छा यार ये करंट जो है ये तो ऊपर को जा रहा है, तो करंट आउट होगा तो ऊपर से देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगी, नीचे से देखेंगे तो क्लॉकवाइज होगी। तो लो जी, इन्होंने उसके लिहाज से आंसर लगा दिया, जबकि ये करंट तो इलेक्ट्रॉनिक करंट शो किया गया था, कन्वेंशनल करंट तो ऐसे ही आना था ऊपर से नीचे। तो बच्चों फिर कन्वेंशनल करंट के लिहाज से आपने मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, ये याद रखिएगा, ये गड़बड़ नहीं करनी पेपर में, ये देख लीजिएगा। इसके बाद अब टू करंट कैरिंग वायर्स हैं, ठीक है जी, देखें टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट्स इन द सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। इस चीज को मैं डायग्रामेटिकली आपको बता देता हूं। देखिए ये करंट कंडक्टर जो है करंट ऊपर को फ्लो कर रहा है, तो वही राइट हैंड रूल के मुताबिक करंट ऊपर को है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, यानी आउट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगी, ये ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज हमने बना दी। अच्छा, इधर भी करंट एंटी क्लॉकवाइज है, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज हमने बना दी, ये लो, ये मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा, अब जब हम इन दोनों को करीब लेके आएंगे, जरा गौर से देखिएगा होगा क्या। जब हम दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स जिनमें से करंट पास कर रहे हैं, जब हम उनको करीब लेके आएंगे बच्चों, तो देखिए इस दौरान ये वाली मैग्नेटिक फील्ड की अगर आप बात करें, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इन दोनों कंडक्टर्स के दरमियान में ऐसे ऊपर को है, और इधर से देखें आप, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस वक्त इसकी डायरेक्शन किधर को है, नीचे को है। अच्छा, अब इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनके दरमियान में नीचे को है, ये ऊपर को है, तो ये तो दोनों एक दूसरे को कैंसल्ड कर देंगी, यानी कि ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रही हैं, ये तो कैंसल्ड कर रही हैं। जब दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी तो दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो वीक हो जाएगी, और कंडक्टर जो होता है वो हमेशा वीक मैग्नेटिक फील्ड, तो देखिए साइडों पर तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, अंदर मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी, तो वीक होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। तो हम कहते हैं कि व्हेन टू करंट कैरिंग वायर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में करंट कैरिंग वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। अच्छा, इसमें देखें करंट आउट है, मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज हो गई, ये ले हमने ये शो कर दी एंटी क्लॉकवाइज, इसमें करंट नीचे को है, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। बच्चों जब करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो ये देखें अब मैग्नेटिक फील्ड इसकी क्लॉकवाइज होगी, तो ये देखें ये क्लॉकवाइज ऐसे मैंने बना दी। अब देखें इसके एरो अगर देखें तो ये ऊपर को एरो है, ठीक है, इधर से भी देखें इसका भी एरो ऊपर को है, तो इनके दरमियान में तो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, और जब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जबकि साइडों के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड उसके मुकाबले में वीकर है। तो साइडों में मैग्नेटिक फील्ड वीकर है और सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। और जब ये इसका मतलब है व्हेन टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन रिपेल ईच अदर, चार्जेस के ऑपोजिट केस है, जिसमें लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक वायर्स यानी करंट लाइक करंट कैरिंग वायर्स जिनमें करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा हो, वो क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, और ऑपोजिट डायरेक्शन वाली वायर्स एक दूसरे को रिपेल करती हैं। ले जी, इस बात को अभी हम मजीद डायग्रामेटिकली भी और भी ज़रा अच्छे तरीके से एमसीक्यूज इसके करेंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन है बच्चों, इसमें उसने लिख दिया एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर द मैग्नेटिक फील्ड इज 0.04 टेस्ला। एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। अच्छा, करंट वही है, मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड रेशियो विल बी इक्वल टू डिस्टेंस के इनवर्स रेशियो के बराबर होगी। अब पहली मैग्नेटिक फील्ड 0.04 है, दूसरी हमको मालूम करनी है। अच्छा, दूसरा डिस्टेंस जो है वो 40 है, जबकि पहला वाला डिस्टेंस 10 है, तो सेंटीमीटर में दोनों इसलिए कट जाएंगे तो 4, तो ये 4 को इधर ले आओ तो B2 बराबर आ जाएगा 0.04 डिवाइडेड बाय 4, तो आपका आंसर आ गया 0.01, और मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट टेस्ला होता है, तो 0.01 टेस्ला आपके इस एमसीक्यू का आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट एक एमसीक्यू और है, कहता है जी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ बार मैग्नेट। बच्चों याद रखिएगा, एक बार मैग्नेट जो होता है इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, बार मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं आपको पता है, किसी भी बार मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, किसी भी बार मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं, 2 पोल्स होते हैं, और नॉर्थ पोल जो होता है मैग्नेट का, नॉर्थ और लाइक पोल्स आपको पता है कि वही के लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, वो सारा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा आपको पता है नॉर्थ टू साउथ होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है आउटसाइड द बार मैग्नेट, आउटसाइड द बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है, जबकि इनसाइड द बार मैग्नेट वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होती है। तो देखिए इनसाइड साउथ टू नॉर्थ और आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ होती है,
तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। लो जी बच्चों, इसके बाद ये जो 2 एमसीक्यूज है ना, ये बड़े कमाल के हैं। कहता है अ करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अच्छा, ये सवाल ना बड़े जगहों पे बच्चे देखते हैं और डायरेक्शन वाले सवाल देखते साथ ही कंफ्यूज हो जाते हैं। कहता है अ करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। साइड पर ना देखना भी, यहाँ पे बताना है। अच्छा, करंट जो है ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट्स अबव द कंडक्टर विल बी। कहता है कंडक्टर की अबव साइड पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। अच्छा, ऐसे एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए आप बच्चों सबसे पहले नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और ये साउथ ये बना लिया करें। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये आप बना लिया करें। अच्छा, अब आप देखें उसने करंट कैरिंग कंडक्टर को, करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में से ईस्ट टू वेस्ट। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट ये बनती है। चलें, हमने ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो देखें जिस डायरेक्शन में बच्चों करंट फ्लो कर रहा है, आप राइट हैंड का अंगूठा उस डायरेक्शन में करें तो आपकी उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगी। ये फिंगर्स किसको शो करेंगी? मैग्नेटिक फील्ड को। ये थंब किसको शो कर रहा है? करंट को। अब ये देखें मैग्नेटिक फील्ड यहां से ऐसे ऊपर को जा रही है, यानी कि आप देखें तो इस साइड से ऐसे नीचे आके तो इस साइड से ऐसे ऊपर को जा रही है, यानी अगर मैं ये लूप बनाऊं तो ऐसे बनेगा। तो देखें ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ऐसे नीचे से ऐसे ऊपर को जा रही है। जब करंट ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नीचे से ऊपर जा रही है। अच्छा, अब नीचे वाली साइड पर अगर आप देखें तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे वाली साइड पे ऐसे इधर को है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे से ऐसे ऊपर को जा रही है और ऊपर से ये ऐसे नीचे को आ रही है। तो अब जरा गौर से देखें सवाल की आंसर पढ़े। कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अबव द कंडक्टर, कंडक्टर की ऊपर वाली साइड पर क्या होगी? हाँ जी, कंडक्टर की ऊपर वाली साइड पर। तो ऊपर वाली साइड की अगर हम बात करेंगे तो कंडक्टर की ऊपर वाली साइड पर देखें कौन सा पोल आ रहा है? नॉर्थ पोल आ रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट्स अबव द कंडक्टर विल बी अलोंग नॉर्थ, टुवर्ड्स द नॉर्थ। ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे तो नॉर्थ आएगा। और अगर मैं कहता हूं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बिलो द कंडक्टर, तो कंडक्टर की बिलो साइड पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसकी तरफ जा रही है? देख रहे हैं आप, साउथ की तरफ जा रही है। तो अबव द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द नॉर्थ है और बिलो द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द साउथ है। इसके बाद अब हम बच्चों नेक्स्ट चलते हैं। ये कहता है टू पैरेलल थ्री, ये जो थ्री लॉन्ग वायर्स हैं, थ्री लॉन्ग वायर्स एक्स वाई जी कैरी करंट्स एज शोन इन द फिगर, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द वाई इज। अच्छा, इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, एमडी कैट का ही पास पेपर का ये क्वेश्चन है। देखें, अगर मैं कहता हूँ यार ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक और कंडक्टर है इसमें से करंट गुजर रहा है। अच्छा जी, इस कंडक्टर में जो करंट है वो आई जा रहा है, इस डायरेक्शन में भी, इसमें भी करंट आई इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इधर हम एक पॉइंट एक्स सपोज करते हैं और इधर हम एक पॉइंट वाई सपोज करते हैं। करंट दोनों में इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ये करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है बच्चों। कहते हैं एट व्हाट पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन ये था कि बताएं इसमें किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। बी इज स्ट्रॉन्ग, हाँ जी, किस पॉइंट पर बच्चों बी स्ट्रॉन्ग है? वो ऑप्शंस दी हुई थी ए बी सी डी, ठीक है जी, तो वो आप देख लें। हाँ जी, एक्स पॉइंट पर, वाई पॉइंट पर, सेम एट बोथ पॉइंट्स, या नन ऑफ दीज। इसको हम प्यार से नोनी भी बोलते हैं। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होगी? अब जब ऐसा क्वेश्चन आपको जिंदगी में आ गया, आप सबसे पहले देखें करंट कैरिंग वायर, करंट आउट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगी, यानी आप एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड शो कर दें। ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे मैंने शो कर दी। अच्छा, ये भी करंट आउट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, ये ले एंटी क्लॉकवाइज शो कर दी। अब देखें ये एरो ऊपर को है, ये एरो नीचे को है, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर भी मौजूद है, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, मगर एक्स पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, क्योंकि करंट दोनों में सेम है, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट है, कैंसल्ड हो जाएंगी। जब मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, इसका मतलब है पहली बात तो ये होगी कि इन दोनों के दरमियान में अट्रैक्शन होगी। इन दोनों के दरमियान में एक बात तो होगी, हम ऊपर भी पढ़ के आ चुके हैं, अट्रैक्शन होगी। दूसरा, ये जो एक्स पॉइंट था ये वाला, इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? ये वीक हो गई है, जबकि वाई पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग। तो उसने पूछा था मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कहां पे, तो आप कहेंगे वाई पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। और अगर मैं वीकर की बात करूं तो वीक होगी एक्स पॉइंट के ऊपर। अच्छा, इसी तरह अगर ये क्वेश्चन कुछ ये होता
इसी तरह बच्चों अगर ये क्वेश्चन दोबारा से मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ, अब मैं आपसे कहता हूँ यार इसमें बताएं, ये करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, अच्छा दोनों एक दूसरे से पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर पड़े हैं, यहाँ पे पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। कहता है बताएं अब इनके बारे में आप क्या कहेंगे, जल्दी जल्दी बताना जरा। देखें सबसे पहले तो देखें जब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, इन दोनों वायर्स ने क्या करना है एक दूसरे को, जब करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा हो तो एक दूसरे को क्या करती है, रिपेल करती हैं। जब ये रिपेल करेंगी इट मींस अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रोंग होगी, अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंग है तो ये रिपेल कर रही है ना, इसका मतलब है कि अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड ने हो जाना है स्ट्रोंग, जबकि साइडों पर, ये बी से मुराद मैग्नेटिक फील्ड, साइडों पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर के मुकाबले में वीक होनी है। इसका मतलब पॉइंट बी पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होनी है, पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होनी है, और इनके दरमियान में क्या होनी है, रिपल्शन होनी है। ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, ठीक हो गया। अब हम क्वेश्चन की तरफ भी जाएंगे। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन था, 3 लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट पैरेलल वायर्स एक्स वाई जी कैरी करंट्स एज शोन, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द वाई, वाई के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितनी। बच्चों पहली बात तो याद रखें जो करंट कैरिंग वायर्स के दरमियान में फोर्स होती है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द करंट होती है, ठीक है। तो अब देखें एक्स और वाई के दरमियान में अगर मैं फोर्स बिटवीन एक्स एंड वाई निकालूं तो एक्स और वाई के दरमियान में जो फोर्स आएगी वो दोनों करंट्स के प्रोडक्ट के बराबर होगी, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तो 1 × 1 1। अगर जब मैं बात करता हूं बच्चों तो अब देखें ये दोनों वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन वाली वायर्स एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट। इसका मतलब ये इसको अट्रैक्ट करेगी, ये इसको अट्रैक्ट करेगी, एक बात तो ये डन हो। अच्छा जबकि ये वायर, इसमें करंट इसके ऑपोजिट है और इसमें करंट डबल है, यानी कि वाई और जी के दरमियान में जो फोर्स होगी वो डबल होगी एज कंपेयर टू ये एक्स, यानी कि जो एक्स की मुकाबले में जो वाई जी की जो फोर्स है वो एक्स के मुकाबले में डबल होगी क्योंकि इसका करंट डबल है। अच्छा अब फोर्स तो डबल होगी, अट्रैक्शन की होगी या रिपल्शन की, हम इस चीज को देखते हैं, दोनों में करंट ऑपोजिट फ्लो कर रहा है, तो ये ऑपोजिट वाली वायर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगी। इसका मतलब है जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी यानी कि ये जी जो है ये इसको रिपेल करेगी, ठीक है, और ये इसको रिपेल करेगी, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अब देखिए रिजल्टेंट फोर्स फिर वाई के ऊपर क्या हुई, इस जी ने इसको किया रिपेल, इस एक्स ने इसको किया अट्रैक्ट, और जी ने ज्यादा फोर्स से इसको किया रिपेल। इसका मतलब है कि ये ओवरऑल जो ये वाई है ये ओवरऑल किस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा बच्चों, ये ओवरऑल जो है ये एक्स की तरफ टूवर्ड्स एक्स मूव कर, तो हमारे इस एमसीक्यू का आंसर क्या हो गया, टूवर्ड्स एक्स हो गया। इसी तरह अब एक और ये क्वेश्चन है, कहता है जी 3 लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स ए बी सी कैरिंग करंट्स 1 एम्पेयर 2 एम्पेयर 3 एम्पेयर एज शोन इन द फिगर, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द वायर बी इज डायरेक्टेड। ले जी अब देखें वायर बी के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स, डिस्टेंस दोनों के दरमियान में सेम है, इनके दरमियान में फोर्स 1 एम्पेयर इंटू 2 एम्पेयर के लिहाज से आ गई, इसके दरमियान में फोर्स 2 एम्पेयर और 3 एम्पेयर। इसका मतलब है कि ये जो सी वाली फोर्स है इसकी फोर्स ज्यादा होगी जबकि इसकी फोर्स ए वाली फोर्स लेस होगी, एक तो बात डन होगी। अब देखते हैं अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन। देखें ये दोनों में करंट जो है, इसको थोड़ा सा मैं जरा क्लियर कर लूं, दोनों में करंट सेम है, तो अगर इन दोनों में पहली यानी ए और बी में करंट की डायरेक्शन सेम है, तो अगर ए और बी में करंट सेम है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगी, सेम डायरेक्शन वाली वायर्स एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। जबकि इसमें भी दोनों सेम है तो ये भी दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। इसका मतलब ये हुआ, तो अब देखें ये जो मगर अट्रैक्शन जो 3 एम्पेयर वाली वायर है इसकी अट्रैक्शन 1 एम्पेयर वाली के मुकाबले में ज्यादा होगी, तो ओवरऑल ये कंडक्टर फिर किधर को मूव कर जाएगा, ये ओवरऑल मूव कर जाएगा बच्चों टूवर्ड्स सी। हमारे इस एमसीक्यू का आंसर बन गया टूवर्ड्स सी। इसी तरह एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता होता है, अगर मैं आपसे कहूँ कि यार ये एक वायर है, ये अकेला ही एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, इस करंट कैरिंग वायर के गिर्द एक पॉइंट है यहाँ पर एक्स, करंट कैरिंग वायर के गिर्द बच्चों एक पॉइंट हम यहाँ पे लेते हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यार ये पॉइंट है एक्स और ये पॉइंट है वाई। अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ये है कि बताएं इन दोनों पॉइंट्स में से किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अब तो ये दो वायर्स नहीं और इसमें से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, बताएं ज्यादा
मैग्नेटिक फील्ड किस पॉइंट पर होगी, एक्स पर या वाई पर? अब देखें होगा क्यों, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर से जितना हम दूर जाते जाएंगे वो कम होती जाएगी। तो एक्स पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड के करीब है, ये करंट कैरिंग वायर के करीब है, वाई पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड से दूर है। तो जो पॉइंट दूर होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एक्स इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट वाई। तो लिहाजा याद रखिएगा एक्स पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड वाई के मुकाबले में ज्यादा होगी। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन एमडी कैट 2018 के पेपर में आया। क्वेश्चन ये है, कहता है जी टू लॉन्ग वायर्स हैं, टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स which are free to move are arranged 1 centimeter apart. A steady current of 20 ampere flows through the conductor in the same direction. ले जी, दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं, जब करंट उनमें फ्लो कर रहा है वो कहता है सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। देखिए कितना आसान सवाल आ गया, एमडी कैट 2018 का ये एमसीक्यू। जब दोनों वायर्स में करंट की डायरेक्शन सेम है तो बच्चों ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट ईच अदर करेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, अट्रैक्ट का मतलब है मूव टुवर्ड्स ईच अदर, हो गया। इसी तरह मैग्नेटिक करंट कैरिंग कंडक्टर इज सराउंडेड बाय, हाँ जी, तो उसके गिर्द कौन सी फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। इसी तरह द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम अ करंट कैरिंग कंडक्टर डिस्टेंस आर इज गिवन बाय म्यू नोट आई ओवर 2 पाई आर। तो अब देखें कितने आसान आसान सवाल भी एंट्री टेस्ट के पेपरों में आ जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा मुश्किल सवाल ही एंट्री टेस्ट में आता है, तो हम मुश्किल कर करके वैसे ही पागल हुए होते हैं। लो जी, इसके बाद बच्चों, बच्चे ना इनमें डायरेक्शंस को बहुत कंफ्यूज करते हैं। अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक डायरेक्शन बताई है, वो भी कौन सी, करंट कैरिंग कंडक्टर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड मालूम करने की। आपको जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा, आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना। बस जितना बताऊंगा आपने उसके लिए आसिस को लेके चलते जाना है, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे मालूम करें? हमने फार्मूला इसका बचपन से लेके अभी तक पढ़ा हुआ है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये एक कंडक्टर है बच्चों, ठीक है जी। ये मैग्नेटिक फील्ड हमने इन मैग्नेट्स की मदद से अप्लाई की है। ये कंडक्टर है, इसमें ये बैटरी का हमने इसका बैटरी अटैच की, दो कंडक्टिंग रेल्स हैं। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, ऐसे ये स्विच को हमने क्लोज कर दिया, ये करंट इस डायरेक्शन में ऐसे आ रहा है। इस कंडक्टर में से देखें, ये करंट ऐसे फ्लो करके ऐसे करंट ये जा रहा है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक हो गया। अच्छा, ये करंट फ्लो करके बच्चों इसमें इस डायरेक्शन में आ रहा है। हमने रूल ये पढ़ा है हमें, जहां पर बच्चों ये वाला रूल लगेगा, ठीक है जी। ये लेफ्ट हैंड, इसको बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड मालूम करने के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमें ये कहता है, ये देखें कि जो थंब है, ठीक है, ये फोर्स की मोशन को शो करेगा। ये जो दूसरे पहले नंबर वाली फिंगर है, फर्स्ट फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी। तो ये जो सेकंड वाली फिंगर है बच्चों, ये करंट को शो करेगी। इसको हम याद रखते हैं FBI के नाम से। किस नाम से याद रखते हैं, FBI। यानी थंब जो है फोर्स को शो करे, ये जो फर्स्ट फिंगर है बच्चों, ये किसको शो करे, मैग्नेटिक फील्ड को। और ये जो आपकी सेकंड फिंगर है, ये किसको शो करे, करंट की डायरेक्शन को शो करे। अगर अब आप इस रूल के तहत यहाँ पे ये सपोज करें, ये आप पूरा अपना हाथ उठा के इधर ले आए, तो इस वक्त आप लोग देखें जो करंट है, ये करंट जो है वो आप देखें करंट इधर को ही फ्लो कर रहा है, ये आपकी उंगली करंट की डायरेक्शन में ही है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड किधर को, ऐसे नीचे को देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे को है। तो फोर्स किधर को लग रही है, इधर को। इसका मतलब है ये कंडक्टर के ऊपर जो ओवरऑल फोर्स लग रही है वो किस डायरेक्शन में लग रही है, कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लग रही है बच्चों वो इस डायरेक्शन में लग रही है। इसका मतलब है इस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक मैं ये बात कह सकता हूं कि बच्चों ये कंडक्टर जो है ये किधर को मूव कर जाएगा, टुवर्ड्स राइट साइड। किस तरफ मूव कर जाएगा, टुवर्ड्स राइट साइड। अच्छा, अब ये जो कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगती है, ये कहा जाता है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। यही फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। यही फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों किसके, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के। और उसके बाद हमने ये ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंटली कि जब ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में ये पड़ा हुआ इस वक्त परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर पड़ा होता था तो फोर्स लगती थी। जब ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल पड़ा होता था तो बच्चों फोर्स नहीं लगती थी। तो हमें फिर पैरेलल यानी फोर्स नहीं लगी, यानी साइन 0 0 होता है, फोर्स 0 होगी। और परपेंडिकुलर के केस में साइन 90 मैक्सिमम होता है, फोर्स मैक्सिमम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि फोर्स का करंट
लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ और साइन थीटा के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। साइन इसलिए है क्योंकि वो पैरेलल और परपेंडिकुलर के मुताबिक फोर्स की वैल्यूज को क्लियर कर रहा था। अब कोज लगाता तो कोज पैरेलल के केस में तो मैक्सिमम होता है, तो फोर्स पैरेलल के केस में मैक्सिमम थोड़ी है, इसलिए यहाँ पे कोसाइन थीटा या कोज नहीं लगेगा या टेंजेंट नहीं लगेगा। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करते हैं, के आता है, के की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली देखी थी वो 1 होगी थी, तो फिर हम लोगों ने कहा F इज इक्वल टू फार्मूला बन गया आई लंडा बाजार, ठीक है, साइन थीटा। ये लो जी, ये फार्मूला बन गया किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक्ट करने वाली फोर्स का फार्मूला। अच्छा, अगर हम इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखें, तो हम बच्चों इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में जब लिखें तो हम ये कहते हैं F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। वेक्टर फॉर्म में ये भी बनता है। अब ये जो आई, ये एल वेक्टर है, अब ये एल वेक्टर अगर हम इसके लिहाज से फोर्स निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। एल वेक्टर इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। आप लोग राइट हैंड थंब रूल पढ़ चुके हैं, राइट हैंड थंब रूल फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे क्यों क्या आ रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम ये क्या काम करते हैं, स्ट्रेच योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड टुवर्ड्स फर्स्ट वेक्टर, रोटेट योर फिंगर्स टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर, योर इरेक्टेड थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हम इस रूल के तहत भी इस फोर्स को निकाल सकते हैं। तो अगर ये रूल आप लगाएंगे कभी जिंदगी में, तो आपने क्या काम करना है, एल वेक्टर हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट लेना है। अपने राइट हैंड की उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में ले जाएं, राइट हैंड की बात कर रहा हूं, क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर राइट हैंड रूल लगता है, ये बात ना भूलिएगा। तो एल वेक्टर करंट की डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में स्ट्रेच करें और रोटेट कर लें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो आपका जो अंगूठा होगा ये किसको शो करेगा, फोर्स को शो करेगा। तो आप इसके तहत भी क्या कर सकते हैं, फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसी के ऊपर देख लें, ये एल वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे है, तो आप अंगूठा चेक कर लीजिएगा, वो फोर्स की डायरेक्शन इधर ही आएगी। अब वो मैं यहाँ पे ऐसे तो नहीं बता सकता, मगर ये थोड़ा इजी है, आप इसी तरीके से कर लेंगे तो ज़्यादा आसान बात हो जाएगी। ठीक है, बस ये याद रखें, थंब फोर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर करंट की डायरेक्शन में करनी है, तो बात बन जानी है। ठीक है, अभी हम इसकी एग्जांपल्स भी आगे जाके करेंगे। अच्छा, अब यहाँ से बच्चों अगर इसी फार्मूले से मैं बी निकाल, तो बी जो है वो बराबर आ जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय आई एल साइन। अगर थीटा की वैल्यू बच्चों आमतौर पे क्योंकि कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर ही रखते हैं तो फोर्स एग्जिस्ट करती है बस, तो बी इज इक्वल टू एफ ओवर आई एल बन जाएगा। अब इस फार्मूले में फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन, करंट का एम्पेयर, लेंथ का मीटर, तो ये बन गया न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। इस न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर को हम फिजिक्स की दुनिया में टेस्ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्ला, और इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट। अगर आपको ये कैपिटल टी पसंद नहीं आता, ये न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर जो है, याद रखिएगा, जो न्यूटन होता है ये किलोग्राम एम एस की पावर -2 होता है, पर एम्पेयर पर मीटर अपनी जगह पे। ठीक है, अब होगा क्या बच्चों, ये मीटर पर मीटर से कट गया तो आपके पास बच गया किलोग्राम पर स्क्वायर सेकंड पर एम्पेयर। तो ले जी बच्चों, ये आपके पास इसका जो है ना वो टेस्ला जो है वो इसके बराबर भी होता है। न्यूटन की जगह पे किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड आया ना, तो पर एम्पेयर पर मीटर, तो बच्चों क्या हुआ, वो पर मीटर उससे कट गया तो ये बच गया। अगर मैं इसके डायमेंशंस की बात करूं, एम टी की पावर -2, एम ई रेज टू पावर -2, एम्पेयर की पावर -1, दीज आर द डायमेंशंस। बट हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि एम डी कैट में डायमेंशंस का टॉपिक शामिल नहीं है, तो इसलिए भी हम इसको इग्नोर कर देते हैं। ये टेस्ला आ गया हमारे पास। और याद रखिएगा, जो स्मॉल यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गॉज, और ये जो 1 गॉज होता है ये 10 रेज टू पावर -4 टेस्ला होता है। और फिर हम ये भी कह सकते हैं 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर +4 गॉज। तो टेस्ला जो होता है ये लार्ज यूनिट होता है, ये 10,000 गॉज के बराबर होता है, और जबकि गॉज जो होता है वो 10 रेज टू पावर -4 टेस्ला के बराबर होता है। ये दोनों बड़े मशहूर हैं एमसी। ओके, ये होगी बच्चों फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात। इसके बाद हम लोग थोड़ी सी आगे बात लेके चलते हैं। अब देखें, जिस तरह ये मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट आ गया, अब ये एम डी कैट मेरे ख्याल 2017 का कि ये पता नहीं 18 का, यार किसी बोर्ड की, यानी कि उसी का ही MCQ है ये। ठीक है, देखें, कहता है द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अच्छा, ये जो बी होता है ना, बी मैग्नेटिक फील्ड, बच्चों इसके नाम है, ये क्या है, इसके नाम है, तो हम मैग्नेटिक, लिख लीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं,
इसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं। इसी को बच्चों हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं। और इसी को हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसी को हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। ये इसके नाम है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। अच्छा, अब कहते हैं इसका यूनिट बताइए यार, कितना आसान है, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, ये लो हलवा। उसके बाद नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, कहता है ये एमसी कैट के पेपर से ऐसे उठाए हैं मैंने। कहता है अब देखें क्यों मुश्किल एमसीक्यू आया है। वे बच्चे पागलों की तरह, आप जितने भी पास पेपर्स हैं आपके पास उठा के देख लें, एमडी कैट में मुश्किल एमसीक्यू ज़्यादा नहीं होंगे। हम पागलों की तरह मुश्किल चीज़ें कर करके आसान चीज़ों को भी मुश्किल कर बैठते हैं। अच्छा, इफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 7 मीटर is placed in a uniform magnetic field of strength 0.3 टेस्ला carrying current 1 एम्पेयर parallel to the field। लो जी, कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल पड़ा है, सब सारा खोता खूह में डल गया। जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा तो आई लंडा बाजार साइन 0 डिग्री, साइन 0 0 होने की वजह से फोर्स ही क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, कहानी खत्म, 0 न्यूटन, आंसर खत्म। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कहता है द हॉरिजॉन्टल, क्या हुआ? किसका पुत्र, किसका? If the conductor of length 7 meter is placed in a magnetic field strength of 0.3 टेस्ला carrying current 1 एम्पेयर पैरेलल टू द फील्ड, पुत्र उसने बोल दिया कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल पड़ा हुआ है। तो कंडक्टर के पैरेलल, जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, आपको पता है ये जो ऊपर फार्मूला हमने पढ़ा है, इस फार्मूले में जो थीटा होता है, ये थीटा होता है, याद रखें, ये थीटा होता है एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब आप देखो एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड द फील्ड, तो जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो थीटा 0 डिग्री होगा। जब थीटा 0 डिग्री होगा, साइन 0 होने की वजह से फोर्स 0 आएगी। इसी तरह जब जब एंटी पैरेलल भी पड़ा होगा, थीटा 180 डिग्री होगा, तब भी फोर्स क्या आएगी, 0 आएगी। फोर्स किसी भी कंडक्टर के ऊपर मैक्सिमम उस वक्त आएगी जब थीटा 90 डिग्री का होगा, तो फोर्स मैक्सिमम आएगी, और वो आई एल बी साइन 90 क्योंकि 1 हो गया, तो ये फोर्स हमारे पास मैक्सिमम आ जाएगी। तो कंडक्टर के ऊपर एक्ट करने वाली फोर्स मैक्सिमम होगी जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पड़ा होगा। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा अच्छा, हाँ जी पुत्र आप सही कह रही हो, बिल्कुल सही कहा आपने, वो न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर है। यस यू आर राइट, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। ओके, अच्छा जी, इसके बाद कहता है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी आपको बी दे दिया है। कहता है उसमें क्या कहता है कि करंट इन अ हॉरिजॉन्टल केबल इज 160 एम्पेयर, कैलकुलेट द मैक्सिमम फोर्स पर यूनिट लेंथ। और यार फोर्स पर यूनिट लेंथ आपसे पूछ ली है। ले जी देखें हमने क्या काम करना है, हम देखें मैग्नेटिक फील्ड आपको दे दी गई है, अच्छा करंट भी आपको दे दिया गया है, मैक्सिमम फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है। अभी मैं आपको बता के आया कंडक्टर के ऊपर एक्ट करने वाली मैक्सिमम फोर्स का फार्मूला होता है आई एल। अब उसने बोला है मैक्सिमम फोर्स पर यूनिट लेंथ बता इज इक्वल टू, वो होगा आई बी। ओ भाई अब आई की वैल्यू कितनी है, 160 है, पी कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁶। अब ये एमडी कैट के पेपर का एमसीक्यू देखो, मुश्किल है ये। अच्छा 160 का मतलब है, हम ये कह सकते हैं कि 16 इंटू 10, इसको हम कह सकते हैं 18/10 सिर्फ 10 की पावर -6, 1.8 को 18/10 कह सकते हैं। अच्छा ये 16 इंटू 10 है, ये जरा सा 1.6 नजर आ रहा है, ये 16 इंटू 10। और भी कई बच्चों के पास बहुत आसान सा भी तरीका होगा। अच्छा ये 10 इस 10 से कट गया, 16 ज़रब 18 10⁻⁻⁶। अब 16 ज़रब 18 कितना कितना होता है, 16 ज़रब 18 भाई, इतने की तो कैलकुलेशन तुम्हें आनी चाहिए ना। ये होता है 288 ज़रब 10 की पावर -6। अब तुम कहते हो पॉइंट्स वाली वैल्यू कैसे सॉल्व करें, भाई आप पॉइंट वाली को पूरा लिख लेना उस नंबर की फॉर्म में। अब इसको जब हम लिखेंगे तो ये बनेगा 2.88 इंटू 10 रेज टू पावर कितना बन जाएगा 2,
ज़रब 10 की पावर -6 तो ये बन जाएगा 2.88 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 और साथ में आएगा न्यूटन और लेंथ भी है तो न्यूटन पर मीटर। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर अल्फा बन जाएगा। तो कैलकुलेशन अब आप देखें आई है एमडी कैट के पेपर में, मगर कोई बहुत हाई लेवल वाली नहीं आई कि बंदा कर ही ना सके इसको। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बच्चों कंडक्टर के ऊपर एक्ट करने वाली फोर्स का के बारे में मैं आप लोगों को कुछ केस बताने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। देखें, जो करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स एक्ट करती है, ठीक है, उस फोर्स का फार्मूला है F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। अच्छा, अगर मैं इस आई एल बी की जगह पे मैक्सिमम फोर्स ही लिख दूं, क्योंकि आई एल बी मैक्सिमम फोर्स होती है, तो ये बन जाएगा रिलेशन फोर्स एंड मैक्सिमम फोर्स के दरमियान में F इज इक्वल टू एफ मैक्स साइन थीटा। अब इस फार्मूले के मुताबिक बच्चों अगर मैं क्या काम करता हूँ, थीटा को 0 डिग्री पुट कर, तो थीटा 0 डिग्री पुट करूंगा तो फोर्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, साफ नजर आ रहा है। अच्छा, अगर मैं थीटा को पुट कर देता हूँ 30 डिग्री, तो फोर्स कितनी हो जाएगी, साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, तो फोर्स अपनी मैक्सिमम फोर्स का हाफ हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं थीटा को पुट कर देता हूँ 45 डिग्री, तो F इज इक्वल टू मैक्सिमम फोर्स अपनी जगह पे रहा और नीचे आ गया √2, तो फोर्स पहले से √2 टाइम्स कम हो जाएगी। अच्छा, अगर यहाँ पे बच्चों में पुट कर देता हूँ 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पुट करने पर जो फोर्स आएगी वो √3/2, क्योंकि साइन 60 √3/2 होता है, ऑफ मैक्सिमम फोर्स आएगी। और अगर मैं थीटा को 90 डिग्री पुट कर देता हूँ, तो आपको पता है फोर्स वैसे ही F इज इक्वल टू एफ मैक्स, यानी फोर्स मैक्सिमम आ जाएगी। तो इसीलिए तो बोलते हैं कंडक्टर के ऊपर एक्ट करने वाली फोर्स मैक्सिमम होती है परपेंडिकुलर, जब वो 90 डिग्री के एंगल पे होता है कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब 180 पे 0 आ जाएगी दोबारा। अब आप देखें यहाँ पर अगर एक चीज़ पे थोड़ा सा गौर करें ना, ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं एफ मैक्स के साथ क्या आएगा, बेसिकली 1/2। 1/2 का मतलब होता है 0.5 और परसेंटेज में ये होता है 50%। अच्छा, 1/√2 जो होता है ये 0.707 होता है और परसेंटेज में ये बराबर होता है 70.7%। √3/2 जो होता है ये 0.866 होता है, ठीक है, और ये बन जाता है 86.6%। 100 में से मल्टीप्लाई करवा देंगे ना। अब देखें, अगर मैं आपसे पूछूं कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में किस एंगल के ऊपर फोर्स अपनी मैक्सिमम फोर्स का 86.6% यानी 87% हो जाती है राउंड अबाउट करके, तो आप कहेंगे जी 60 डिग्री के। अगर मैं कहता हूं किस एंगल के ऊपर फोर्स 71% हो जाती है अपनी मैक्सिमम फोर्स का, आप कहेंगे 45 डिग्री। मैं कहता हूं 50% एग्जैक्टली किस एंगल पे हो जाती है, 30 डिग्री पर। 0% किस एंगल पे होती है, वो 0 डिग्री पे। तो बच्चों ये इस तरह से एमसीक्यूज यहाँ से इसमें से भी और बन सकते हैं, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। बच्चे ये अक्सर औकात हाफ कब हो जाएगी, डबल कब हो जाएगी, इस तरह से ना, मतलब हाफ तो √3/2, तो ये क्वेश्चंस देख के परेशान हो जाते हैं। जी, यहाँ तक बात ओके है। अच्छा, ये ना कंडक्टर की फोर्स से रिलेटेड कुछ सवाल और हैं। तो अगर मैं यहाँ पे स्पेस बनाता हूँ तो ये आप लोगों के लिए, अब ये तो मैंने आपको बता दिया ना तरीका, भी ये तो आप लोगों ने खुद ही देख लेना आगे इसको। तो मैं ज़रा इरेज कर रहा हूँ, वरना वो सारे जो है ना मिसमैनेज। देखिए, पेपर में बहुत आसान आसान सवाल भी देखे गए हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मुश्किल ही आपने करने हैं तो फिर ही आप लोगों को कामयाबी हासिल होनी है। ठीक है, वो अच्छी बात है, मगर आसान आसान वाले भी कभी आप लोगों को आ जाने चाहिए। देखिए, अब मैं अब आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि यार ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये एक मैग्नेट का साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे नॉर्थ टू साउथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है। अच्छा, एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में इस डायरेक्शन में, ये करंट इस डायरेक्शन में उसमें से फ्लो कर रहा है। ये लो, करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर, बताएं डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होगी। इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी। हाँ जी। अब इस क्वेश्चन में आपने इसको किस तरीके से करना है, आपने अपना सबसे पहले तो देखें वो FBI वाला फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वाला वो तरीका आपके जहन में होना चाहिए कि यहाँ पे ये आपका अंगूठा है, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट फिंगर है और ये आपकी क्या है, सेकंड फिंगर। अच्छा, मैंने इतनी शो कर दी है बस, बाकी नहीं। अच्छा, अब ये होता है F को शो करता है, ये B को शो करता है, ये I को शो करती है,
ये उंगलियां, ये आपको पता है ना। अच्छा ये आपके है। अच्छा बाकी तुम लोग सोच रहे हो बाकी दो टूट गई हैं, ऐसा नहीं है, सपोज करेंगे। अच्छा अब आप अपने राइट हैंड की, लेफ्ट हैंड, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है ना। ये एफ बी और आई एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये देखने में नजर नहीं आ रही बी और आई, मगर है परपेंडिकुलर। आप अपना सिंपली अब यहाँ पे अपना लेफ्ट हैंड ओपन करें। अब आप सबसे पहले क्या काम करें, अपने लेफ्ट हैंड की उंगलियों को आपने क्या काम करना है, मैग्नेटिक फील्ड की, मतलब जो ये जो है ना, ये वाली जो फिंगर है, इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखें। जब आप सबसे पहले अपनी इस फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सेट कर लेंगे, उसके बाद देखें करंट ऊपर को जा रहा है या नीचे को। अगर करंट ऊपर को जा रहा है, अपने हाथ को मोड़ लें, मतलब इसको थोड़ा सा मोड़ें और करंट की डायरेक्शन ऊपर को रखें। जब आप करंट की डायरेक्शन ऊपर को रखेंगे तो आपका अंगूठा इनटू द पेज जा रहा होगा, ये इनवर्ट जा रहा होगा, तो हम ये कहते हैं कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर या इनटू द पेज लगेगी। क्या ख्याल। इसी तरह अगर एक और ये क्वेश्चन हो, ठीक है, सपोज करें अब आपको पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया था ऐसे, वो मैग्नेट थोड़ा सा टेढ़ा करके रखा हो, ये सपोज करें ये मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है यार, ये एक मैग्नेट है, ठीक है जी। अच्छा अब ये मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये ऐसे, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का बच्चों क्या है, साउथ पोल। अब करंट कैरिंग वायर जो है इस मैग्नेटिक फील्ड में वो कुछ यूं पड़ी है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर अब इसमें से करंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब ऐसे फ्लो कर रहा है। अब राइट हैंड रूल आप लोग लगाएं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएं। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक आपकी जो उंगली है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है। अच्छा उसके बाद करंट आपका किधर को जा रहा है, ऊपर को जा रहा है। करंट किधर को जा रहा है, करंट आप देखें यहाँ से ऊपर को जा रहा है। तो आप अपने क्या काम करें, जो आपका लेफ्ट हैंड है, ठीक है, उसकी सबसे पहले जो फर्स्ट फिंगर है उसको बिल्कुल सीधा इस डायरेक्शन में रखें। उसके बाद करंट ऊपर को जा रहा है, अपने राइट हैंड की उस लेफ्ट हैंड की ही जो फिंगर अभी आप देख रहे हैं, जब आप इस तरह रखेंगे फिंगर आपकी तरफ होगी, मगर ये तो करंट आपसे ये दूर जा रहा है ना, आप इसी फिंगर को ऐसे उल्टा लें। तो आप अपनी इसी फिंगर को जब ऐसे उल्टाएंगे, ये तो होगी देखें बी, ये होगी बी, ये आई हो गया। जब आप इसको अब अपनी फिंगर को उल्टा लेंगे करंट की डायरेक्शन में, तो आप देखेंगे कि जो आपका अंगूठा है ना, अंगूठा वो नीचे को चला गया होगा, वो ऐसे फोर्स किधर को चली गई होगी, नीचे को चली गई होगी। तो जब वो फोर्स नीचे को चली जाएगी तो हम ये बोलेंगे बेसिकली कि बच्चों हमारे पास जो फोर्स है वो इसके ऊपर किधर एक्ट करेगी, डाउनवर्ड एक्ट करके देख रही है। वैसे कि साथ साथ आप लोगों ने किया है किसी बच्चे ने, क्यों भाई, पक्की बात है, क्या हुआ। अच्छा ये समझ नहीं आया ऐसे। अच्छा अब पुत्र आप क्या काम करें, आप अपने लेफ्ट हैंड की जो अपना लेफ्ट हैंड है, ठीक है, इसको पहले सबसे अपनी तीनों उंगलियों को इस डायरेक्शन में जो मैंने आपको बताया ना, ये इस डायरेक्शन में स्ट्रेच कर लें, मतलब अंगूठा ऊपर को कर लें, ये फिंगर बिल्कुल सीधी और ये फिंगर ऐसे बाहर को कर लें। कर ली है आपने, बताओ जरा मेरा पुत्र साथ साथ जरा। अच्छा अब आप देखो डायग्राम आपने पेज के ऊपर बनाई होगी, ठीक है, डायग्राम आपने पेज पे बना ली। आप अपनी इस फिंगर को, ठीक है, ये वाली जो फिंगर है ये, इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लो। यानी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही, आप सबसे पहले अपनी इस फिंगर को, फर्स्ट फिंगर को, अंगूठे के बाद वाली फिंगर को बिल्कुल इस डायरेक्शन में अलाइन करो। किया जी। अच्छा आपका अंगूठा भी ऊपर को होगा, अभी इस वक्त आपका अंगूठा ऊपर को होगा और आपकी जो ये वाली फिंगर है ये आपकी तरफ होगी, देखें ऐसे ही है। अच्छा ओके, मगर अब देखें ये तो ये जो चीज है ये वाली, ये तो मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब जो अंगूठा है उसने हमें फोर्स को शो करना है, ये वाली फिंगर ने करंट को शो करना है, और करंट इस वक्त किधर को जा रहा है, ऊपर को जा रहा है। आप अपनी इसी फिंगर को, जो आपकी फिंगर अब ये तीसरे नंबर वाली जो फिंगर है, पहली के बाद दूसरी वाली जो फिंगर, इसको आप रोटेट करना शुरू करो अपने हाथ को पूरे को, उंगली को ना रोटेट करना, पता लगे उंगली तोड़ी हो, ठीक है। अपने हाथ को रोटेट करते जाएं,
ठीक है, अपने मुंह की तरफ, अपने उसी फिंगर को अपने मुंह की तरफ लाती जाएं, लाती जाएं, लाती जाएं, और ला के बिल्कुल आप इस करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर को अलाइन कर लें। जब आपकी ये वाली फिंगर इस करंट की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी, आपका अंगूठा डाउनवर्ड होगा, चेक करें जरा। हाँ, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज और हैं। अगर बच्चों मैं आपके सामने यहाँ पर एक मैग्नेट शो कर देता हूँ, मैं कहता हूँ जी लेट्स सपोज ये मैग्नेट का साउथ पोल है, ठीक है, और यहाँ पर है हमारे पास एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ से किस तरफ होती है, साउथ की तरफ होती है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, और मैं कहता हूं जी यहां पर हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर ला के रखा हुआ है, ठीक है, यहां पर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर के गिर्द इसको हम ये डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। डॉट का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ द पेज, के आउट ऑफ पेज को शो करता है, और क्रॉस का मतलब होता है इनटू द पेज। क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनटू पेज। अच्छा, इस वक्त अब अगर आप देखें तो मैंने आपको बोला है करंट आउट ऑफ पेज है, तो अब आप राइट हैंड रूल अप्लाई करें। अगर करंट की डायरेक्शन आउट है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप देख रहे हैं ये नॉर्थ टू साउथ है, ये डायरेक्शन है, तो इसके मुताबिक अब अगर तो आप ये राइट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक लगा के देखें, तो देखिए आपका जो ये वाली जो फिंगर होती है करंट को शो करती है। आप अपनी इस फिंगर को आउट रखें, क्योंकि करंट यहाँ पे देखें ये मैग्नेट, ये जो हमने शो किया है ना डॉट, इसका मतलब है करंट आउट ऑफ द पेज आ रहा है कंडक्टर में से। तो आप अपनी इस फिंगर को, ये वाली जो फिंगर है बच्चों, इस फिंगर को ठीक है ऐसे बाहर को रखें, बिल्कुल अपने मुंह की तरफ अपना हाथ कर दें इस तरह से कि ये अंगूठा इधर हो, ये उंगली इधर हो, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। सबसे पहले अपने हाथ को ऐसे कर लें। अच्छा, उसके बाद अपनी ये जो उंगली है इसको बिल्कुल अपने मुंह की तरफ कर लें, ठीक है ना, ये उंगली अपने मुंह की तरफ कर लें, अपने नाक के साथ लगा लें। अच्छा, उसके बाद ये जो है, ये जो फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करनी है। अब मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर को, जब आप ऊपर को इसको कर लेंगे, ठीक है, ये देखिए यानी आपने जो ये फिंगर है जिसको आपने नाक के पास रखा है, इसको फिर घुमाएंगे ना, तो ये वाली जो फिंगर है ये बिल्कुल ऐसे ऊपर चली जाएगी, यानी कि आपकी ये वाली जो उंगली है ये ऐसे बाहर को होनी है, ठीक है, और ये वाली जो आपकी फिंगर है ये आप लोगों ने इस तरह से ऊपर को कर लेनी है, बिल्कुल सीधी ऐसे, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट कर लेनी, तो आपका थंब जो होगा उसकी डायरेक्शन इधर को आ जाएगी। आप इसको करके देख लें, तो ये थंब इस रूल्स के मुताबिक अगर हम देखें, इस रूल के मुताबिक बच्चों हमारा जो फोर्स लग रही है वो किस डायरेक्शन में लग रही है कंडक्टर के ऊपर, वो फोर्स हमारी टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड लग रही है। अच्छा, एक तो ये तरीका राइट हैंड रूल से। अब किसी का राइट हैंड ही नहीं है, वो बेचारा वहां पे क्या करेगा पेपर में, तो डॉट जो होता है ना, याद रखिएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाता है, आउट ऑफ पेज करंट, और इनटू जो है ये क्लॉकवाइज करवाता है, ये मैंने कल आपको बताया था। अब ये डॉट है, हम इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड के सर्कल्स बना देते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड के सर्कल बना दिए एंटी क्लॉकवाइज, ये सर्कल बना दिए। अब ये एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड के सर्कल बनाए हैं। अब अगर आप इनमें गौर से देखें तो आपको ये नजर आएगा कि ये जो है ना, ये वाली फील्ड लाइंस, ये वाली ब्लू वाली नीचे को है, और जो रेड वाली है ये ऊपर को ही, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रही है। जबकि इस साइड पे देखें तो ब्लू वाली भी ऊपर है और रेड वाली भी ऊपर है, यहाँ पे ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, ठीक है, और यहाँ पे ये एक दूसरे को क्या कर रही है, कैंसल्ड कर रही है। इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ने वीक हो जाना है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ने क्या होना है, स्ट्रॉन्ग होना है। और कंडक्टर हमेशा बच्चों किसकी तरफ मूव करता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन से वीक मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन की तरफ ये कंडक्टर क्या कर जाएगा, ऐसे मूव। लो जी बच्चों, ये इसकी डायरेक्शन होगी, फोर्स की डायरेक्शन इसके ऊपर इस डायरेक्शन में, तो ये कंडक्टर इधर को मूव कर जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं यही आपसे क्वेश्चन, जी यही आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ कि यार ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है, और यहाँ पे डॉट है। अब ये, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो तो ये नॉर्थ टू साउथ है। अब ये डॉट के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड ने क्या होना है, डॉट के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होनी है दोबारा से क्या, एंटी क्लॉकवाइज। क्या होनी है बच्चों, एक मैग्नेटिक फील्ड होनी है एंटी क्लॉकवाइज, ए ये ले। तो अगर मैं इसके गिर्द बस दो ही सर्कल्स बना दूं, सिर्फ ये ऐसे बना दूं, अगर आप इतने से इसे पे गौर से देखें तो आपको नजर आएगा एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि यहाँ से ऐसे ऊपर और यहाँ से ये ऐसे नीचे।
अब इस वक्त आप देखें इस साइड पर अगर आप देखें तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, और उस साइड पर देखें दोनों एक दूसरे को कैंसल्ड हो रही है एक दूसरे से। इसका मतलब अब इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो गई है और उस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड वीक हो गई है, और ये कंडक्टर के ऊपर जो ओवरऑल फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी, और ये कंडक्टर बच्चों इधर को मूव कर जाएगा ओवरऑल इस फोर्स की वजह। तो ये कंडक्टर जो है बच्चों वो इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक्ट करने वाली फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह अब ये एक क्वेश्चन आपसे वैसे ही पूछता हूँ कि हमारे पास ना ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इनटू द पेज पड़ी हुई है, ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू पेज। अब ये आपने राइट हैंड रूल लगाना है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, सॉरी, फोर्स होना करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, ये अपने जेहन में रखें, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा, अब ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि आपको पता है इनटू द पेज को शो करती है। इस मैग्नेटिक फील्ड में हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर बनाते हैं, पतला सा ये करंट कैरिंग कंडक्टर जी, ऐसे करंट कैरिंग कंडक्टर। इस करंट कैरिंग कंडक्टर में जो करंट है वो इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर, ये करंट बच्चों इसमें ऐसे फ्लो करके यहाँ से ऐसे बाहर को जाए, ये करंट है, ठीक है जी, और ये मैग्नेटिक फील्ड है इनटू पेज। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू द पेज है। अब बताएं इसके ऊपर फोर्स किधर को लगेगी जी, अपवर्ड लगेगी, डाउनवर्ड लगेगी, ठीक है, इनटू द पेज किया मतलब किधर को लगेगी फोर्स, अपवर्ड या डाउनवर्ड में से बता दें जी। हरी अब जल्दी जल्दी, अपवर्ड। देखें हम लोगों ने वही रूल पढ़ा हुआ था, ये हमारा अंगूठा है, अगर ये हमारी ये वाली एक फिंगर है, ठीक है जी, और ये एक जो तीसरे नंबर वाली जो फिंगर है, ठीक है। अच्छा, मैं इन तीनों की बात करता हूँ, बल्कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, एक ये ऐसे, एक ये ऐसे, और एक ये सपोज करें ऐसे, ये हमारी जो उंगली है ये थोड़ी सी ऐसी, यानी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। ये एफ को शो करता है, ठीक है, ये बी को शो करता है, और ये किसको शो करता है, आई को शो करता है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब इस वक्त करंट की जो डायरेक्शन है अपनी इस फिंगर को करंट की डायरेक्शन में करें सारे बच्चे, जल्दी जल्दी। अच्छा, और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, अपनी उंगली को पेज की दूसरी, मतलब देखिए जब आपने अपनी इस फिंगर को करना है ना करंट की डायरेक्शन में, वो इधर को होनी है आपकी ये फिंगर, तो आपकी जो जो पहली वाली फिंगर है ना ये वाली, ये खुद ब खुद जब आप इसको बिल्कुल सीधा रखेंगे ना, ये वाली फिंगर को ऐसे सीधा, तो ये वाली जो आपकी उंगली है ये खुद ब खुद पीछे को चली जानी है, और आपका अंगूठा ऊपर को ही आना है। तो आप देखेंगे कि इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में। जस्ट आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें क्या बच्चों, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में आपको फील हो जाएगी, यहाँ पे कि फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके बच्चों, डन। लो जी, इसके बाद अब हम चलते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अच्छा, सोलेनॉइड क्या होती है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों। सोलेनॉइड बेसिकली ये क्या होती है, सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग टाइटली वाउंड सिलेंड्रिकल कॉइल। हम इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे करते हैं कि सोलेनॉइड क्या है, सोलेनॉइड की अगर डेफिनेशन की हम बात करें बच्चों, सोलेनॉइड है लॉन्ग टाइटली बाउंड cylindrical coil, long tightly wound cylindrical coil which behaves like a bar magnet. कब, when electric current passes through it, when current I passes through it। कहता है जी ये लॉन्ग टाइटली वाउंड सिलेंड्रिकल क्वायर होती है, लॉन्ग टाइटली वाउंड सिलेंड्रिकल क्वाइल होती है जो कि एक बार मैग्नेट के तौर पे बिहेव करती है। कब बार मैग्नेट के तौर पे बिहेव करती है, जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। अच्छा, अगर हम ये सोलेनॉइड की बात करें तो बच्चों इस वक्त देखें ये आपके सामने ये सोलेनॉइड है, ये टाइटली वाउंड कॉइल होती है,
ठीक है जी। और इसको एक सिलेंडर के ऊपर हमने ऐसे तार को लपेटा हुआ, ये रेड कलर की आपको तार नजर आ रही है, इसको हमने इस तरीके से लपेट दिया इसके ऊपर। तो जब इसमें से ये करंट आई पास करता है, ये करंट जब हम इसमें से पास करवाते हैं तो इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होती है और ये मैग्नेट बन जाती है, इसकी एक साइड नॉर्थ और एक साइड साउथ बन जाती है। और ऐसे में जब भी किसी वायर में से करंट गुजरे और उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड देखिए, जब इसमें से करंट पास करेगा, ये सोलेनोइड है लेट्स सपोज, तो सोलेनोइड में से बच्चों जब करंट पास करता है तो इसके गिर्द क्या प्रोड्यूस होती है, जी मैग्नेटिक फील्ड, और ये एक बार मैग्नेट के तौर पे बिहेव करती है। अच्छा लेट्स सपोज मैं कहता हूं अभी हमें नहीं पता नॉर्थ और साउथ पोल कौन सा, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर होती है, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर होती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर होती हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकली और साउथ में एंटर हुई। अच्छा इसी तरह ये मैग्नेटिक फील्ड यहां से भी निकली, नॉर्थ से निकली और बच्चों किस में गई, साउथ में गई। नॉर्थ से निकलती हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और साउथ में एंटर होती हैं। इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का एक स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें हमें पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मगर अगर जब हम इन साइड की बात करते हैं तो इन साइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ टू नॉर्थ होती है। इन साइड मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बच्चों वो क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ होती है। इसका मतलब है कि ये जो कॉइल है, कॉइल के अगर अब हम सोलेनोइड की बात करें तो सोलेनोइड में दो हिस्सों में, आउटसाइड द सोलेनोइड और इनसाइड द सोलेनोइड। अगर तो हम आउटसाइड द सोलेनोइड की बात करें तो आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बच्चों, वीक होती है। मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है। उसकी वजह यह है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर दूर हो जाती हैं। जब वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाती हैं तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड वीक होने की वजह से, एक दूसरे से दूर होने की वजह से हम इनको फिर निगलेक्ट भी कर देते हैं और हम कहते हैं कि आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलमोस्ट जीरो। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ये यूनिफॉर्म नहीं होती बल्कि ये नॉन यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि एक दूसरे के करीब नहीं होती, इक्वी डिस्टेंट नहीं है, पैरेलल नहीं है, एक ही डायरेक्शन में नहीं है। ठीक है, बार बार डायरेक्शन चेंज हो। जबकि इन साइड की अगर बात करें, इन साइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, क्योंकि तमाम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं और तमाम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो यूनिफॉर्म हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, पैरेलल है, इक्वी डिस्टेंट है और मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है बल्कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। तो इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है, जबकि अगर इन साइड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होती है। क्या आपने नहीं भूलना। अच्छा, अब ये तो बात होगी बच्चों मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रक्चर की जो कि सोलेनोइड के गिर्द बनती है। अगर अब मैं बात करता हूं कि हम किसी भी मैग्नेट के, किसी भी सोलेनोइड के कौन से टर्मिनल को नॉर्थ कहेंगे, कौन से टर्मिनल को साउथ कहेंगे, ये हर बच्चे की परेशानी है। मैं आपको एक बेसिक तरीका बताता हूं। आपने सिर्फ क्या काम करना है, ओवरऑल जो भी आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाता है उस क्वेश्चन में ये जो जो लूप्स होते हैं इनमें करंट लाजमी डायरेक्शन मेंशन की होती है। आपने अपने राइट हैंड को, बच्चों कौन सा, यहाँ पे भी राइट हैंड रूल लगता है, इसको बोलते हैं राइट हैंड रूल फॉर सोलेनोइड। अपने राइट हैंड की उंगलियों को मोड़ लेना है करंट की डायरेक्शन में। बस आपकी जो उंगली है ना राइट हैंड की, ये करंट की डायरेक्शन में हो तो आपका अंगूठा जिस डायरेक्शन में होगा वहां पे नॉर्थ पोल होगा। बात करें तो अब देखिए अंगूठा इस डायरेक्शन में, डेट इज नॉर्थ, डेट इज साउथ। अगर करंट की डायरेक्शन यू होती, नीचे को होती, तो आप लोगों को अपनी फिंगर्स, ये वाले हाथ का आपका अंगूठा इधर होना था, आपकी उंगलियां वैसे नीचे को जा रही होनी, तो फिर नॉर्थ ये बन जाना था, साउथ ये बन जाना था। अब जिस तरह यहाँ पर देखें यही डायग्राम अब मैंने बनाई हुई है, ये डायग्राम, ये पेपर में एक मरतबा क्वेश्चन आया हुआ है, ये मैंने क्वेश्चन से ही डायग्राम उठाई है। क्वेश्चन ये था कि किसी भी सोलेनोइड की, ये जो सोलेनोइड है ठीक है, इसमें से ये करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब आप अपने राइट हैंड के मुताबिक, ठीक है, अपनी उंगलियों को, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड के मुताबिक अपनी उंगलियों को इस करंट की डायरेक्शन में मोड़े। तो आपके राइट हैंड की उंगलियां जब इस डायरेक्शन में मुड़नी है ना, जब इस डायरेक्शन में मुड़नी है, सारे बच्चे अपने राइट हैंड की उंगलियों को ऐसे ऊपर से नीचे मोड़े, यानी कि इस डायरेक्शन में मोड़ें, अपनी उंगलियों को यहाँ से मोड़ना शुरू करें, यहाँ से मोड़ते मोड़ते ऐसे नीचे लेके आए, तो देखेंगे आपका जो थंब होगा ना, थंब वो इस डायरेक्शन में होगा। करके देखें जरा सारे बच्चे, और जब बता दें हो जाएगा। जब आपका थंब इसी डायरेक्शन में आ रहा है, जल्दी देखें, जल्दी शाबाश, मिनट लगाएं।
इसका मतलब ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, ठीक है जी, और ये वाला पोल क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। तो एक बात तो डन होगी कि हमें इस कॉइल के नॉर्थ और साउथ पोल की पोलैरिटी का पता चल गया। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस जितना बताया सिर्फ इतना ज़हन में रखें, बात खत्म। अच्छा, अब देखें, जब ये नॉर्थ बन गया तो अब यहां पे आपको पता है ये ए पॉइंट जो है सोलेनोइड के अंदर है, बी पॉइंट सोलेनोइड से थोड़ा सा बाहर है और सी पॉइंट भी सोलेनोइड से थोड़ा सा बाहर है। अब मैं कहता हूं बताएं किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगी। हाँ जी, किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगी? तो बच्चों याद रखिएगा बी, क्योंकि ये ए पॉइंट जो है सोलेनोइड के अंदर है। तो याद रखिएगा ये जो ए पॉइंट है यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चों वो स्ट्रॉन्ग है सोलेनोइड के अंदर, जबकि बाहर इस पॉइंट पे या सोलेनोइड के बाहर है मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी। सी के मुकाबले में भी, बी और सी के मुकाबले में ए पर सोलेनोइड के ए पॉइंट पर सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अच्छा, अब देखें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी और यहाँ से एंटर हो रही होंगी। तो देखें ये नॉर्थ से निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, और ये साउथ में, यहाँ से देखें ये साउथ है और ये नॉर्थ है। तो देखें यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर एंटर हो रही है और यहाँ से बाहर निकल रही है। और ये देखें नॉर्थ से बाहर और साउथ में बच्चों क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर एंटर होती है। तो इस तरीके से हमारे पास किसी भी सोलेनोइड के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनता है। और एक और बात आपको बताता चलूं कि सोलेनोइड में जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द एंड्स ऑफ सोलेनोइड इज नॉन यूनिफॉर्म। ये भी हम कहते हैं ये जो एंड्स होते हैं ना, इन एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है एंड्स पर, जबकि अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, अंदर वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बच्चों वो यूनिफॉर्म होती है। ये याद रखिएगा, अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। और फिर हम ये भी कहते होते हैं कि जो आम तौर पे ये जो इसके एंड्स होते हैं, एंड्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड जो एंड्स पर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड्स जो होती है बच्चों वो क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर में होती है, ठीक है, उसका हाफ होती है। लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ यार एक सोलेनोइड है के सेंटर में यानी उसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड है 10 टेस्ला, तो बताइए एजिस पर कितनी होगी, तो एजिस पर वो उसका ऑलमोस्ट हाफ होती है, तो 5 टेस्ला हो जाएगी। तो एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सेंटर के मुकाबले में क्या होती है बच्चों, हाफ होती है। क्या होती है, हाफ होती है। तो इस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड को जज कर सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और किसी भी सोलेनोइड के गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसका फार्मूला B इज इक्वल टू म्यू नोड एन आई होता है। ये जो स्मॉल एन होता है ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है और साथ में आई आ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है, अब ये फार्मूला भी आप लोगों को जुबानी आना चाहिए। जो स्मॉल एन होता है ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी भी सोलेनोइड में, याद रखिएगा ये मैग्नेटिक फील्ड अब साफ नजर आ रहा है कि इस मैग्नेटिक फील्ड का एन के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है, इस मैग्नेटिक फील्ड का करंट के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है, इस मैग्नेटिक फील्ड का लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन। और इसके अलावा ये जो मटीरियल ये परमिएबिलिटी है, ठीक है, और ये मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो मीडियम तो हम आमतौर पे एयर ही बात करते हैं सोलेनोइड के अंदर, मगर अगर याद रखिएगा नेचर ऑफ द कोर मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करती है। जिस कोर के ऊपर आपने इसको लपेटा होता है तार को, उसके ऊपर भी इसकी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है। नेचर ऑफ द कोर मटेरियल के ऊपर भी ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड सवाल हैं, ठीक है। लेट्स सपोज जिस तरह मैं आपको भी कह रहा हूँ ये रिलेशन जो आपने पढ़ा है अभी, ठीक है, बी इज इक्वल टू म्यू नोड एन आई ओवर एल। इस रिलेशन के मुताबिक अगर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूं, अब यहां से बहुत सारे एमसीक्यूज बनते होते हैं। अगर मैं कहता हूं यार अगर बी के साथ बी का एन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है ना, तो बच्चों याद रखिएगा उस वक्त आई और एल ये क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। हम इनको नहीं चेंज कर रहे होंगे, ये याद रखिएगा। इसी तरह बी का जब आई के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा उस वक्त एन और एल क्या होंगे, हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, यानी इनको हमने चेंज नहीं कर रहे होना उस वक्त। और अगर करना है फिर उसके लिहाज से रिलेशन निकालना पड़ेगा। बी का एल के साथ इनवर्स रिलेशन बनेगा जब एन और आई कांस्टेंट हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं यार एक वायर है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया है, एक सोलेनोइड में नंबर ऑफ लूप्स को क्या कर दिया हमने, डबल कर दिया। तो मुझे बताएं अगर आप सोलेनोइड में नंबर ऑफ लूप्स को डबल कर देंगे बाकी की चीजों को कांस्टेंट रख के, तो नंबर ऑफ लूप्स के डबल करने से क्या होगा, नंबर ऑफ लूप्स के डबल करने से बी भी डबल हो जाएगा। अच्छा, मैं कहता हूँ बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रख के करंट को डबल कर दिया, बी भी डबल हो जाएगा। मैं कहता हूँ बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रख के लेंथ को डबल कर दिए, बी भी डबल हो जाएगा। अच्छा, मैं फिर आपसे ये भी कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैं ऐसा नहीं करता,
मैं ये करता हूँ कि मैं ना करंट को भी डबल करता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड को भी डबल करता हूँ, लेंथ को भी डबल करता हूँ, तो एक का डबल डबल से कर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, अब भी जो नहीं होगी वो पहले से 2 गुना होगी। अच्छा, तो इस तरीके से बच्चों हम क्या काम कर सकते हैं, बहुत आसानी से किसी भी फैक्टर को चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ मैंने नंबर ऑफ लूप्स और लेंथ दोनों को डबल कर दिया तो भाई फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक हो गया? ओके बच्चों। अच्छा, एक क्वेश्चन है अब मेरा, बड़े गौर से सुनिएगा। इफ अ सोलेनाइड इज कट इनटू टू पार्ट्स, क्वेश्चन क्या है, इस सोलेनाइड को हमने, इफ अ सोलेनाइड इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, इसको हमने कट कर दिया है टू इक्वल पार्ट्स। इसमें इफ अ सोलेनाइड इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, और दोनों पार्ट्स में से हमने जो करंट गुजारा है वो करंट हमने सेम गुजारा है। दोनों पार्ट्स में से करंट हमने क्या गुजारा है, सेम गुजारा है। तो कहता है बताएं मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी दोनों पार्ट्स में, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, पहले से डबल हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, सेम रहेगी, क्या फर्क पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर जी। है कोई बच्चा जो बताएगा? एक सोलेनाइड है, उसको हमने कट किया है दो इक्वल पार्ट्स में, और उन दोनों पार्ट्स में से सेम करंट फ्लो करवा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड हर पार्ट की कितनी होगी, सेम रहेगी। क्यों? करंट सेम है। हाँ तो ठीक है, करंट सेम है, मगर जब आप लेंथ, जब आप दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो लेंथ तो हाफ नहीं हो रही, डबल होगा। सेम वाले क्यों पुत्र, सेम की रीजन बताएं जरा। जी यस गुड। देखिए एक्चुअल में हो क्या रहा है, जब आप किसी, ये एक सोलेनाइड है, ठीक है, जरा गौर से समझिएगा। अब ये एक सोलेनाइड है, ठीक है, मैं कहता हूँ यार इस सोलेनाइड की लेंथ है 1 मीटर सपोज करें, और इसमें 10 टर्न्स हैं, लेट्स सपोज कितनी टर्न्स हैं, 10 टर्न्स हैं। अच्छा, अगर मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, ठीक है जी, दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया, लेट्स सपोज 5 टर्न ये आ गई, 5 टर्न ये आ गई, लेंथ 0.5 मीटर होगी, लेंथ 0.5 मीटर। सारी बात है, जब मैं लेंथ हाफ करूंगा तो टर्न्स भी तो हाफ हाफ होनी है, और करंट मैंने सेम रखा है। अब B इज इक्वल टू म्यू नोड एन आई ओवर एल फार्मूला है। अच्छा, अब इस फार्मूले में अगर आप देखें करंट जो है वो क्या कर रहा है, दोनों में सेम फ्लो कर रहा है, मीडियम भी सेम है। अब जब आप उसको कट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स भी हाफ हो रही है, लेंथ भी हाफ हो रही है, तो बी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, बी विल ऑल्सो रिमेन सेम। तो आंसर था रिमेन सेम। अच्छा, एक और क्वेश्चन अब मैं आपसे पूछता हूं। मैं कहता हूं जी एक सोलेनाइड है, उस सोलेनाइड को मैंने क्या किया है, कंप्रेस किया है, इस तरीके से कंप्रेस किया कि उसकी लेंथ डिक्रीज हो गई है। बताएं अब उस सोलेनाइड की मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। हमने एक सोलेनाइड को कंप्रेस किया, सोलेनाइड को क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। बताएं कंप्रेस करने से उसकी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? हाँ जी, क्या मैं कहता हूं जी सोलेनाइड को मैंने स्ट्रेच कर दिया, कंप्रेस, ये स्ट्रेच करने से उसकी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं, बताओ जी बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड क्यों बढ़ेगी? यस, देखिए जब हम किसी भी सोलेनाइड को कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करने से पुत्र क्या होगा, करंट तो हम सेम गुजार रहे हैं, और कंप्रेस किया आपने, कौन सा कट किया उसको, नंबर ऑफ लूप्स भी सेम रहे, करंट भी सेम रहे। हाँ, अब कंप्रेस करने से उसकी लेंथ डिक्रीज कर जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगी, तो बी विल इंक्रीज। अच्छा, जब स्ट्रेच करते हैं तो लेंथ इंक्रीज कर जाती है, लेंथ के इंक्रीज करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या कर जाती है बच्चों, वो डिक्रीज कर जाती है। तो लें बच्चों, ये इस तरीके से आप लोग इस तरह के सोलेनाइड के से रिलेटेड एमसीक्यूज को कर सकते हैं। कई दफा अब ये न्यूमेरिकल टाइप भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आपको ऐसे देगा, बुक में इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो आप लोगों ने लाजमी कर लेने हैं। 4 वेरिएबल्स हैं बेसिकली, NILB, इन तीनों में से, इन चारों में से कोई 3 दे देता है और कहता है चौथा बताएं, तो वह बड़ी आसानी से यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं उसकी। अच्छा, अब ये एक स्पेशल केस है, बस ये जहन में रखें कि जब हम किसी भी सोलेनाइड को सर्कल में बेंड कर देते हैं, किस में बेंड कर देते हैं, सर्कल में बेंड कर देते हैं,
तो बच्चों याद रखिएगा, जब भी सोलेनाइड को सर्कल में बेंड करते हैं तो उसकी उस बेंड सर्कुलर सोलेनाइड को हम बेसिकली टोराइड बोलते हैं। यानी टोराइड क्या है? सोलेनाइड बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ठीक है, जब हम किसी भी सोलेनाइड को, सोलेनाइड इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, जब हम किसी सोलेनाइड को सर्कल की फॉर्म में बेंड कर देते हैं तो बच्चों उस वक्त जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, सोलेनाइड के गिर्द प्रोड्यूस, तो हम उस सोलेनाइड का नाम रख देते हैं बच्चों, क्या नाम रखते हैं? टोराइड। क्या नाम रखते हैं? टोराइड। अच्छा, अब इस सोलेनाइड, ये टोराइड की मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगी भाई? B इज इक्वल टू म्यू नोड एन आई ही ऊपर रहेगा। हाँ, अब क्योंकि सर्कल की जो टोटल लेंथ होती है, आपको पता है सर्कल की जो टोटल लेंथ होती है ये 2 पाई आर होती है, तो सिर्फ उस लेंथ की जगह पे 2 पाई आर आएगा, तो B इज इक्वल टू म्यू नोड एन आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। B इज इक्वल टू म्यू नोड एन आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब सोलेनाइड, ये जो टोराइड होता है बच्चों, टोराइड के अंदर ये सोलेनाइड होती है, याद रखिएगा। टोराइड के बाहर सोलेनाइड, ये जो 2 वाला पार्ट है ये आउटसाइड है। आउटसाइड द टोराइड जो होती है मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, और इनसाइड द जो टोराइड होती है बच्चों, वो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला म्यू नोड एन आई ओवर 2 पाई आर होता है। तो बस ये आप लोगों ने बात वैसे ज़हन में रखनी है, जस्ट एमसीक्यू के हवाले से। ले जी, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एमडी कैट के पास पेपर्स के भी एमसीक्यूज इसके अंदर मौजूद हैं। कहता है एक करंट कैरिंग सोलेनाइड है, ठीक है जी, उसको कट किया गया 2 इक्वल पार्ट्स में। अ करंट कैरिंग सोलेनाइड इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड देन ओनली वन पार्ट इज कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। कहता है फिर एक पार्ट को सेम सोर्स के साथ कनेक्ट किया है, विद विच ओरिजिनल सोलेनाइड वाज कनेक्टेड। द न्यू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सिंगल पार्ट कितनी हो जाएगी? हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला म्यू नोड एन आई ओवर एल। जी बच्चों आंसर बताएं। सोलेनाइड को कट किया 2 पार्ट्स में और उसके बाद वन पार्ट को कनेक्ट कर दिया है सेम सोर्स के साथ, जिसके साथ पहले सोलेनाइड को कनेक्ट किया हुआ था। तो अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सिंगल पार्ट कितनी होगी? बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ। सेम एज ओरिजिनल, वजह अभी बता के आया हूं मैं आपको ऊपर। देखिए, जब आप सोलेनाइड को कट कर देंगे, करंट आपका सोर्स सेम है, जब आप सोलेनाइड को कट कर रहे हैं तो ये नंबर ऑफ टर्न्स तो आपकी हाफ होनी ही होनी है, तो लेंथ भी तो हाफ होनी है, तो लिहाजा जो आपका बी है ये चर्सी क्या रहेगा? ये सेम सेम रहेगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? सेम एज ओरिजिनल। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट, इफ 0.5 टेस्ला फील्ड इज अप्लाइड ओवर एन एरिया ऑफ 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी, कहता है 0.5 टेस्ला फील्ड है, उसको अप्लाई कर दिया गया 2 मीटर स्क्वायर एरिया में, विच लाइज एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फील्ड, और 60 डिग्री के एंगल पे वो लाई कर रही है, रिजल्टिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये 2023 के एमडी कैट के पेपर का एमसीक्यू है, 2023 के। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फार्मूला होता है, ठीक है जी, मैग्नेटिक फ्लक्स का ये बराबर होता है बी डॉट ए, इसको बोलते हैं, और ये बराबर होता है बी इंटू ए कोस थीटा। ये जो थीटा होता है बच्चों, इस थीटा को बोलते हैं एंगल बिटवीन, थीटा को बोलते हैं एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, अब ये एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये सारी आपने एफएससी में बातें पढ़ी हुई है ना। अच्छा, खैर, अब उसने बोल दिया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.5 टेस्ला है, जो एरिया है ये 2 मीटर स्क्वायर है, और जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका एंगल बन रहा है वो cos 60 डिग्री बन रहा है। तो cos 60 डिग्री 1/2 होता है, वो 2 से कट 1/2 से कट जाएगा। आपका आंसर 0.5, और एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? वेबर होता है। 0.5 वेबर बच्चों आपकी इस एमसीक्यू का आंसर। तो बहुत आसान सा एमसीक्यू था, याद रखिएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट जो होता है वो वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। इसी तरह एक छोटा सा आपको नोट देता चलो, ये साइड पर कहीं पे लिख लें, इसका एक सीजीएस यूनिट भी होता है, तो हम बोलते हैं मैक्सवेल। क्या बोलते हैं? मैक्सवेल। तो याद रखिएगा, ये जो 1 मैक्सवेल होता है ये 10 रेज टू पावर -8 वेबर के बराबर होता है। 1 मैक्सवेल 10 रेज टू पावर -8 वेबर के बराबर होता है। फिर आपको ये पता है कि जब ये थीटा 0 डिग्री का होता है ना, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और जब ये थीटा बच्चों कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है ये क्या होता है? 0 होता है। ये सारी बातें आप लोगों को पता है, ठीक है। तो 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -8 वेबर होता है, ये आप लोगों को जुबानी पता होना चाहिए। ये बेसिकली डाइन डाइन पर सेंटीमीटर पर एम्पेयर के लिहाज से जब उसको सोल्व करके हम निकालते हैं वगैरह, वो तो छोड़े इसको, बहरहाल
तो यूनिट्स की कन्वर्जन भी एमडी कैट के सिलेबस में नहीं है, मगर यही वाली आपको चीज़ें आनी चाहिए यूनिट्स के हवाले से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है इस क्वेश्चन में, कहता है द मैग्नेटिक फील्ड, ये भी एमडी कैट 2023। अब आप देखें मैंने ये सारे पास पेपर के एमसीक्यूज रखे हैं आपके सामने। क्या ये मुश्किल है? ये मुश्किल तो नहीं है, ये आसान एमसीक्यूज हैं। तो मुश्किल वाले इतने नहीं आते, आप देख रहे हैं सारे एमसीक्यूज आसान है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स विल बी मैक्सिमम ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इफ द कंडक्टर इज प्लेस्ड। अच्छा, अब ये बेसिकली हमने भी टॉपिक पढ़ा नहीं है। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज का फार्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा, तो ये बराबर आ जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा के, किसके बराबर आएगा, और यूनिट वेक्टर। और जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो जस्ट यही आएगा। तो अब देखें फोर्स मैक्सिमम उस वक्त होती है जब ये थीटा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। अब ये थीटा होता है एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये आप ये कह लें कि करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट कैरिंग कंडक्टर, सॉरी सॉरी, उसने करंट कैरिंग कंडक्टर बोला है, मैं समझा था फोर्स बोल, सॉरी। करंट कैरिंग कंडक्टर वाली तो बात ही खत्म होगी ना। करंट कैरिंग कंडक्टर का क्या फार्मूला था, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, और साथ में यूनिट वेक्टर आ गया, कहानी खत्म होगी बस। इसमें तो कहानी रही कोई नहीं मुश्किल। तो बच्चों आप देखें करंट, ये फोर्स मैक्सिमम उस वक्त होती है जब ये थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री होती है। तो जब ये थीटा 90 डिग्री होगा तो फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसका मतलब कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाओ। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है वो क्या है, आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस से भी नहीं होगी। इसका आंसर है करंट लूप। एमडी कैट 2022 के पास पेपर में से एमसीक्यू उठाया गया है। इसके बाद कहता है विच सरफेस हैज ग्रेटर मैक्सिमम फ्लक्स, ग्रेटर मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड ईच हैज एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। ले जी बच्चों, ये भी एमडी कैट 2022 के पेपर से एमसीक्यूज उठाया गया, सेम एग्जैक्ट ऐसे ही उठाया गया है। कहता है विच सरफेस हैज ग्रेटर मैक्सिमम फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स सॉरी, इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड, और जिसका एरिया भी सेम है। बच्चों याद रखिएगा, जब एरिया भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का दिमाग खराब है वो कांस्टेंट ना रहे। तो मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ शेप होता है फ्लक्स, इसका आंसर था डेल्टा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है इलेक्ट्रिक फोर्स चेंज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी व्हाइल मैग्नेटिक फोर्स। कहता है इलेक्ट्रिक फोर्स का काम करती है जो पार्टिकल होता है उसकी, कहता है चेंज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को भी चेंज कर देती है। यस, अगर चार्ज पॉजिटिव होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, और अगर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जा रहा होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स वेलोसिटी की वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकती है और डायरेक्शन को भी चेंज करती है। जबकि मैग्नेटिक फोर्स जस्ट बच्चों याद रखिएगा चेंजेस ओनली द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करती, ये जस्ट वेलोसिटी को चेंज करती है। इसको चेंज करती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करती है। और वो भी कब, ये हम अभी पढ़ेंगे आगे जाके, फोर्स होना मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे टॉपिक में आएगा। जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल एंटर होता है, ठीक है, तो उसका पाथ क्या रहता है, स्ट्रेट रहता है। क्या रहता है, स्ट्रेट रहता है। जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर होता है, तो जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर होता है तो बच्चों उसका पाथ क्या बन जाता है, सर्कल बन जाता है। और जब ना तो वो पैरेलल हो और ना ही वो परपेंडिकुलर हो, ना वो पैरेलल हो ना वो परपेंडिकुलर हो, तो उसका पाथ जो होता है बच्चों वो हेलिक्स बनता है। ठीक है, यानी अगर थीटा मैग्नेटिक फील्ड में ना 0 डिग्री है और ना ही 90 डिग्री है, बल्कि वो किसी सर्टेन एंगल के ऊपर एंटर हुआ है, तो बच्चों फिर मैग्नेटिक फील्ड में उसका पाथ क्या बनता है, हेलिकल बनता है। तो ये आप लोगों ने नहीं बोलना। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है कॉइल ऑफ एरिया ए इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये कॉइल है जिसका एरिया है ए और ये मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रख दी गई है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया भी गया है। कहता है अगर कॉइल को 180 डिग्री से रोटेट करवा दें तो, और तो बताएं चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा। अब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। अब फाइनल फ्लक्स जो होता है ये किसके बराबर होता है, जो फाइनल फ्लक्स होता है बच्चों ये किसके बराबर होता है। अब देखें, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, जब आप इस कॉइल को रोटेट करवा देंगे तो इसको रोटेट करवाएंगे, इसका एरिया एरिया जो वेक्टर है वो भी तो रोटेट कर जाएगा ना, इसका एरिया वेक्टर भी क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड की तो डायरेक्शन यहाँ पे थी और एरिया वेक्टर इधर, तो फाइनली मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाएंगे, बी ए कोस 180 डिग्री आ जाएगा माइनस। और इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हैं तो फिर ये होगा बी ए कोस 0 डिग्री।
अब बी ए कोस 180 डिग्री का आंसर आएगा माइनस बी ए, और ये पहले ही बी ए है मगर ये माइनस के साथ है, तो आपका आंसर आ जाएगा -2BA। तो लो जी, आपके इस MCQ का आंसर बन जाएगा -2BA। इस तरीके से बच्चों आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं।